बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन जिक्र करते हैं कौम के बहादुर बेटे का। आज पूरी कौम नाज़रीन अपने अजीम सपूत, कौमी हीरो और निडर जवान शहीद एतजाज़ हसन की 12वीं बरसी अकीदत, एहतराम और पूरे फ़ख्र के साथ मना रही है। जी हाँ, वो कम उम्र तालिब इल्म जिसने 15 बरस की उम्र में मौत को गले लगाकर ज़िंदगी को अमर कर दिया, ज़िंदगी की हुर्मत का दर्स दिया, आज भी जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। 6 जनवरी 2014 को हंगू के इलाके इब्राहिम जई में गवर्नमेंट हाई स्कूल पर जब खुदकुश हमले के ख़तरे को भांपते हुए एतजाज़ हसन ने अपनी जान की परवाह ना की और फिर खुदकुश बमबार को रोक कर 2000 से ज़ायद मासूम तलबा की जानें बचा लीं। दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे, उनके सामने सीसा पिलाई दीवार बन गया। ये वो बहादुर जवान, ये वो बेटा जिसने जामे शहादत नोश किया और कईयों को अमर कर गया, कईयों को बचा गया और पाकिस्तान को बचा गया। पाकिस्तान के उन तलबा को जो कि 2000 की तादाद में उस स्कूल के अंदर उस वक्त मौजूद थे, बहुत ज़्यादा तादाद में असातिज़ा मौजूद थे। बिल्कुल, और आज असातिज़ा हों, दोस्त हों, पूरी कौम उस अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करती है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी उन्हें सितारा शुजात से नवाजा जाना इस बात का एतराफ़ है कि एतजाज़ हसन जैसे हीरोज़ कौमों की तकदीर बदल दिया करते हैं। इस तरह के जवान हमारे हर घर में मौजूद हैं और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है कि हमारी फोर्सेस का मुकाबला करना, उनका सामना करना तो बहुत दूर की बात है, हम खुद ही काफ़ी हैं उन्हीं के लिए। और पहले जिस तरह से हमने बताया कि हमने बड़ी कोशिश की कि उन्हें सिखाया जा सके, उनके बच्चों को तालीम तरबियत देने तक भी हमने कोशिश की है, लेकिन जब वो नहीं समझे तो फिर उनका जो इलाज है वो यही है कि उन्हें सीधा किया जाए डंडे के ज़ोर पर। और ये सिलसिला जारी है। रियासत की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, लेकिन उन बहादुर नौजवानों का, कौम के सपूतों का याद किया जाना, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की नाज़रीन बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जुल्म की राख में जलते फूल का। जंग में यतीम होने वाले बच्चों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और ऐसे मौके पर हम गज़ा को कैसे भूल सकते हैं। दुनिया गज़ा की यतीम बच्चों की आँखों में अपना सोया हुआ ज़मीर आखिर कब देखेगी? आज के दिन शायद ये जो सवाल है ये रह रहकर हमें ज़्यादा सता रहा है। उसके बाद बात करेंगे जनरेशन गैप, आज की दुनिया का बढ़ता हुआ मसला। जनरेशन जी परेशान क्यों रहती है? निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी का दूसरा वाक़या, तालिबान ने छत से छलांग लगा दी, आखिर वजूहात क्या? इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। और फिर बात होगी एनीमिया या खून की कमी का मर्ज। पाकिस्तान में हर दूसरी खातून एनीमिया का शिकार आखिर क्यों है? क्या वजूहात हैं? क्या कमी रह जाती है? हमारी खुराक में, हमारे लाइफ स्टाइल में क्या तब्दील होने की ज़रूरत है? और पाकिस्तान में 15 से 49 वर्ष की 41% खातून की जो इस वक्त रेशो सामने आई है वो खून की कमी का शिकार हैं। तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। इसके लिए क्या करना होगा? हुकूमती सतह पे वजारत सेहत को हमें खुद अपनी माओं का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का कैसे ख्याल रखना है और इन डेफिशिएंसीज़ को, इस खून की कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, इसका जायज़ा लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि मैं अब भी वेनेज़ुएला का सदर हूँ। मादुरो का अदालत में अपने खिलाफ इल्ज़ामात से इनकार। अदालत ने केस की अगली समाअत 17 मार्च को मुकर्रर करके मादुरो को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया है और एक सदर को किस तरह से खींचकर उसके बिस्तर से लाया गया है, उसके बाद उस पर केस भी चलाया जा रहा है। तो अब मादुरो कहते हैं कि वो सदर हैं और अपने अगेंस्ट तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनको बरतरफ करते हैं, उनको उनसे इनकारी हैं, वो उनके ऊपर अभी भी केस चलाया जा रहा है। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। और फिर आखिर में बात होगी एशिया चैंपियंस पाकिस्तान के अंडर 19 टीम एक और टाइटल के लिए पुरअज़्म है। सैमुअल की सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आज खेला जाएगा। इस मैच के लिए हमारी तैयारी कैसी है? जीत का तसलसल जारी रहेगा? हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं आज जंग में यतीम होने वाले बच्चों का आलमी दिन नाज़रीन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और इस मौके पर गज़ा इनकी सबसे वाज़ेह और दर्दनाक मिसाल बनकर सामने आया है, जहाँ पे इस्राएली जंग ने न सिर्फ हज़ारों बच्चों को वालिदैन से महरूम कर दिया है, बल्कि पूरे ख़ानदानों के ख़ानदान बेघर, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलतों से भी महरूम कर दिए गए हैं।
बिल्कुल जी, गाज़ा में कीमती जो जानें हैं वो गई हैं और गज़ा में यतीमी एक इनफरादी सानहा नहीं रही बल्कि वसी इंसानी बहरान की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। तो यहाँ पर हम अगर इंटरनेशनल डे मना रहे हैं यतीमों का, तो फिर हम गाज़ा के बच्चों को कैसे भूल सकते हैं जो जिन्होंने अपने वालिदैन खो दिए और वालिदैन ने कुछ ने अपने बच्चे भी खो दिए, और जहाँ पर बच्चे बमबारी के खौफ, भूख और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल में परवरिश पा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब, माहिर मशरक़ वस्ता अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको मंसूर जाफ़र साहब। मंसूर जाफ़र साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, नेशनल डे हम मनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गाज़ा के अंदर इस वक्त बच्चे किस तरह से भूख और अफलास का शिकार हैं, किस तरह से यतीमी बेघरी का शिकार हैं और किस तरह की मुफलिसी के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह के खौफ के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये दिन हमारे ज़मीर को जगा पाएगा, पूरी आलम की ज़मीरों को जगा पाएगा? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ आपने एक इंसानी फ़रीज़ा सर अंजाम दिया है इस नुक्ते को आज ज़ेर बहस लाके। यकीनन जो जंग है उसकी जो हौलनाकी है और उसकी जो कैजुअलिटी है, उसका जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो हदफ बनते हैं वो ये मासूम बेगुनाह बच्चे ही होते हैं, क्योंकि ये लोग और बुज़ुर्ग और ख़वातीन, क्योंकि ये लोग अपने दिफ़ा का वो हक़ नहीं रखते या वो सलाहियत नहीं रखते जिस तरीके से दीगर लोग जो रखते हैं। यही वजह है कि जो बैनुल-अक़वामी जंगी कानून है उसमें, और ख़ास तौर पे जो इस्लामी जंग का कानून है उसमें, इन तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है इन पर हाथ उठाना या इनके खिलाफ इक़दाम करना जो जंग के कानून की खिलाफ वर्जी, इसलिए जंगी जुर्म करार दिया गया है। लेकिन इसराइल एक ऐसा जारे है जो अमेरिका की सरपरस्ती में ये जंगी जुर्म करने से भी नहीं चौंकता, और उसने एक मिशन के तहत, एक पर्पस के तहत जो है वो फ़लस्तीनियों की एक मौजूदा नस्ल को तो यकीनन तहत किया है, इसके साथ साथ वो एक सिस्टमेटिक जेनोसाइड कर रहा है आने वाली नस्लों का, ताकि फ़लस्तीनियों के अंदर जो मज़ाहमत का शरारा है वो परवान चढ़ने से पहले ही, बड़ा होने से पहले ही जो है वो इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो जंग के अंदर तकरीबन 17,000 के करीब जो है वो बच्चे, जिसमें तकरीबन 300 के करीब जो आप कह सकते हैं कि इन्फेंट हैं वो हैं, फिर इसी तरीके से कुछ 1 साल की मुद्दत के दौरान जो शहीद किए जाने वाले बच्चे। और अब तो हालत ये है कि सर्दी के मौसम में 17 लोग बच्चे जो हैं वो तो सर्दी से ठिठर कर मुंजमद होकर जी। जो है वो जाने दे चुके हैं। और इसी तरीके से इस वक्त अगर आप डेमोग्राफी देखें जो फ़लस्तीन की और ख़ास तौर पे ग़र्ब उर्दन की और इसकी, तो उसमें आपको तकरीबन 43% जो है वो बच्चे ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और इसराइल अपने लिए इन नौजवान बच्चों को, चाहे वो क्योंकि उन्हें वो तस्वीरें नहीं भूलती कि जिसमें एक निहत्था बच्चा जो है वो एक इसराइल की टैंक जो है उसके सामने एक पथराव करता हुआ दिखाई जी देता हाँ। है। तो वो नहीं चाहते कि ये मंज़र उन्हें दोबारा देखने पड़े। इसी वजह से उन्होंने फ़लस्तीनियों को उनके बिल्कुल बचपने में ही, बिल्कुल अवाइल उम्री में ही बिल्कुल, बिल्कुल। इस दुनिया से ये रुखसत जो करने के लिए। आज क्योंकि यतीम बच्चों को याद करने का, खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, तो इसी तरह से याद आया कि एक फ़लस्तीन के बच्चे से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो उसने कहा कि हम फ़लस्तीन के बच्चे बड़े होते ही नहीं हैं, हमें बचपन में ही निशाना बना दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो जो बच्चे ज़िंदा बच गए हैं, अभी मौजूद हैं, वैसे तो ज़ख्मों से वो चूर चूर हैं, उनके दिल भी ज़ख्मी हैं, उनके प्यारे, उनके वालिदैन उनसे खोए जा चुके हैं, लेकिन जो इमदाद उन तक नहीं पहुँचाई जा रही और ग़िज़ाई किल्लत से जो उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा मुतासिर हो रही है, क्या उस पर दुनिया होश के नाखून लेगी और उस इमदाद को पहुँचाया जाना कितना ज़रूरी है? अभी 3 रोज़ पहले 37 जो इदारे थे इमदाद पहुँचाने वाले, उनको भी बैन कर दिया सेहूनी फोर्सेस ने, नेतन्याहू ने। मैंने अर्ज़ किया ना जी कि वहाँ इंसानी ज़िंदगी का जो भी मयार है और ख़ास तौर पे उसके लिए काविश है, इसराइल उसकी राह में हर रोज़ एक नई रुकावट खड़ी करता है। जैसे आपने खुद ज़िक्र किया कि 37 जो इंसानी हकूक़ की अंजुमनें हैं, इमदादी अंजुमनें हैं, उन्हें इस बिना पे वहाँ पे काम करने से रोक दिया गया है कि जी वो अपने जो वर्कर्स हैं उनके पार्टिकुलर्स फ़राहम करने से इनकारी हैं। हालाँकि दुनिया भर में इस नौइयत की जो तंज़ीमें हैं अब जैसे रेड क्रॉस है, जिनके ज़रिए ये सारा लाशों की तरसील का काम किया गया है, वो इम्यून है अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए, क्योंकि उन्हें दुनिया के दीगर मुल्कों में भी काम करना होता है। वो अवामी रद्द-ए-अमल के जी। तहत अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते। लेकिन इसराइल क्योंकि बहाना बना के ये चीज़ें करना चाहता है, यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस दूर से मरहले में भी ये जो गज़ा जंग का है, इससे पहले इमदाद का जो एक एग्रीमेंट किया गया था कि 600 ट्रक भेजे जाएँगे, इसराइल उस पर अमल नहीं कर रहा है। और उसके नतीजे में अस्पतालों के अंदर जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं उसमें कमी, इसी तरीके से वहाँ पे जो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो दूध लाने की पाबंदी, उसको भी एक
ममनुआ बोर की एक अशिया करार अच्छा, देके उसकी तरसील भी जो है जाफर वो साहब गजा बिल्कुल के सही अंदर कह रोक रहे हैं दी गई। आप, और एक उम्मीद यही थी डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर एक उम्मीद बांधी हुई थी कि वही कुछ करेगा, इसके लिए किरदार अदा, और सुपर पावर मुल्क होने की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना कोई किरदार अदा करेंगे, कम अज़ कम वहाँ पर इमदाद पहुँच पाएगी, बर वक्त पहुँच पाएगी, और जो अमन मुआहिदा था वो पाया तकमील तक पहुँच पाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो तो खुद एक और जंग को हवा दे चुके हैं, एक और जंग शुरू कर चुके हैं। तो क्या इस सूरत में अमन मुआहिदे को अब पूरा होता हुआ देख रहे हैं, या फिर इस बार फिर वो सिर्फ बातों की हद तक ही रह गया, मुआहिदे की हद तक, साइन करने की हद तक ही रह गया? देखिए, जहाँ तक तो अमेरिका और इसराइल के अज़ाइम हैं, तो दोनों मुल्क तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम रखते हैं। अब आप देखिए कि इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम तो उसने किसी से छुपाए नहीं है। वो जी तो कहते हैं कि हम मिनल फ़ुरात इलन नील जाना चाहते हैं। और अमरीकी सदर जो है उनके भी जो तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम हैं, आप देखिए अपने अवाइल उनके जो अयाम थे हुकूमत के अंदर, उन्होंने जिस अंदाज से ग्रेनेडाड को, उसके बाद कनाडा को, और पता नहीं किन किन मुल्कों को और मेक्सिको को उन पर कब्जे करने के जो ऐलानात किए थे, और ख़ासतौर पे वेनेज़ुएला के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज से एक पूरा अपना होमवर्क मुकम्मल किया, और तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले जो उन्होंने एक बिल्डअप किया, आपने देखा कि उसके नतीजे में जो इस वक्त मौजूदा सदी की, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी हमाकत की गई है अमेरिका की तरफ से, कि आज के दौर में कि जब यानी मुल्कों की सॉवरेनिटी जो है वो एक सेक्रेट चीज़ समझी जाती है। जी आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो उसके सदर को वहां से अगवा करके और फिर आप उसको अपने यहाँ मुकदमा चलाते हैं, तो ये किस नौयत का आप दुरुस्त। दुनिया को एक अच्छा, तो प्रेसिडेंट देना मंसूर चाहते साहब, हैं। इसके अब आप बाद हम देखिए तवक्को यहाँ ये पे कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर से कोई आवाज़ उठेगी, क्योंकि जो वादे यकीन दहानियां डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई थी वो पीस मेकर बन के आए हैं, जंगें रुकवाने वाले खुद को कहते हैं। वो कहते हैं 8 महीने में मैं 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। तो ये गज़ा का मामला हो, ये तो पहले से ही चल रहा था, इस पर भी बहुत सी यकीन दहानियां उन्होंने करवाई, लेकिन अब ये वेनेजुएला वाला मामला, तो अमरीकी अवाम से हम तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई इनकलाब बर्पा करेंगे, वहाँ से कोई लहर शुरू होगी जिसके दबाव में डोनाल्ड ट्रंप मजबूर होके लगाम डाल सकें नेतन्याहू को? इसमें कोई शक नहीं कि जी इस वक्त अमेरिका के अंदर जितना अनरेस्ट है, और ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की इन पॉलिसियों के खिलाफ, आप देखिए कि इस वक्त जिस जगह मुकदमा चलाया जा रहा है वो न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनका मौक़िफ़ इंतखाबात से पहले आपके सामने आ चुका है। वो तो और उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इस पे ज़ाहिर किया है। यही वजह है कि इस वक्त आप ने नोट किया है कि खुद इस वक्त अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जगहों में उन जेलों के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं जहाँ पे उन्हें रखा गया है, उन कैंपों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं जहाँ पे उन्हें रखा गया है। तो ये शरारा जो है यकीनन आगे मज़ीद इसको हवा मिलेगी, क्योंकि इस तरीके से आप अमरीकी शहरियों को दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर गैर महफूज कर रहे हैं। कोई भी अमरीकी शहरी जो है वो महफूज नहीं रह सकता, और आप इस नौइयत की एक्टिविटी करके आप किसी तरह भी अपने अमरीकी मफादात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं। इसी तरीके से बिलखुसूस जो इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि अगर अमेरिका ने इस नौइयत के इक़दामात करता रहा, और ख़ास तौर पे कभी कुदरती वसाइल के हवाले से और कभी फ़लस्तीनियों की सरज़मीन को एक रहबरा बनाने के हवाले से अगर उनके कब्ज़े के यही अज़ाइम रहे, तो फिर अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी ऐसी लुक्रेटिव मकामात हैं कि जिन पे दुनिया के, अब आप देखिए कि ये इस वक्त कमज़ोरी भी एक बहुत बड़ी सज़ा बन गई है, एक जुर्म बन गई है। इस वक्त अगर अमेरिका में हिम्मत है तो वो नॉर्थ कोरिया को ललकार के देखे ना, उनके पास भी न्यूक्लियर हथियार है, उनकी इस तरफ उनकी आंख नहीं उठती, क्योंकि जो कमज़ोर ममालिक है उन पर ही वो चढ़ दौड़ते हैं। और चीन के साथ अगर वो टक्कर लेना चाहते हैं तो उन्हें फिर अंदाज़ा होगा आटे दाल का भाव। अभी इस तो वक्त अभी वो ये एक जो बिल्डअप कर रहे हैं। सोमाली लैंड को तस्लीम करने के हवाले से भी खबर आ रही है कि फ़लस्तीन की गज़ा के मुतासरीन को वहाँ पे ले जाके आबाद करने का प्लान दिखाई देता है। तो क्या यही एक हल रह गया है, यही एक तरीका हो सकता है कि अमन और सुख से ज़िंदगी गुजार सकें फ़लस्तीनी, या फिर जिस तरह से गारंटर्स ने यकीन दहानी करवाई है, 55 से ज़्यादा ममालिक ने साइन किए हैं गज़ा माहदे पर, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे और हकीकी मानों में अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकेगा? आपको क्या दिखाई देता है हल इसका? देखिए जी, जहाँ तक तो गारंटर्स का ताल्लुक है और ख़ुद जो अमरीकी अज़ाइम है उसका ताल्लुक है, वो तो अपनी जगह अज़र मिन अश-शम्स है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सलाम पेश किया जाना चाहिए उन फ़लस्तीनियों को कि जो इन तमाम मंसूबों को जो है वो दीवार से दे मारते हैं, और वो अपनी सरज़मीन पर जान देना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बजाय ये कि उन्हें दुनिया, क्योंकि देखिए कि इस वक्त माजी में जितने होने वाले डिस्प्लेसमेंट है उसके नतीजे में फ़लस्तीनी अगर उर्दन में आबाद हुए हैं सॉरी लबनान में आबाद हुए हैं, दीगर मुल्कों में आबाद हुए हैं, शाम के अंदर, उनकी हालत क्या है? एक अबतर हालत के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो मुल्क उन्हें ना तो शहरियत देते हैं और ना ही उनको वो हकूक़ देते हैं। लबनान के अंदर महाजर कैंपों को अगर आप देखें
तो वहाँ फ़लस्तीनी एक सब ह्यूमन लाइफ जो है वो गुजारने पे मजबूर है। ऐसी सूरत में फ़लस्तीनियों के अंदर वो मिसालें मौजूद हैं, वो दोबारा अपने आप को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहते। वो कहते हैं कि अगर हमने मरना ही है तो फिर अपनी सरजमीन पे मरने के लिए तरजीह दें, क्यों हम दूसरे मुल्कों के अंदर दरबदर हो और उनके यहाँ उनके टुकड़ों पे पलने के लिए। बिल्कुल, और वो यहाँ ये पे रुकी फ़लस्तीनी अवाम का हक भी है मंसूर जाफ़र साहब के उनको उनकी सरजमीन पर वो तमाम हकूक़ हासिल हों कि वो खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जो इस वक्त उनको उनके घरों में रहने की इजाज़त हो और उनको एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाना, यही उनका अपना भी मुतालिबा है और यही पूरी दुनिया का मुतालिबा है कि उनको एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे उन्हें ना रोका जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त अक़वाम आलम भी कोई होश के नाखुन लेगा। उनके ज़मीर के सिर्फ दिन मना लेने से कुछ नहीं होता। इस वक्त गाज़ा के अंदर जंगी जुराइम जो हो रहे हैं वो अमेरिका कर रहा है या इजराइल कर रहा है, उन दोनों को लगामे डालना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं अदाकारों की। वो भी गज़ा में जाकर जिस तरह से तकलीफ़ का सामना करते हैं, जिस तरह से वो तकलीफ़ का इजहार करते हैं। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा हैं एंजेलिना जोली, जिन्होंने गज़ा में दाखिले के लिए रफ़ा क्रॉसिंग के मिस्री हिस्से का दौरा किया और फिर हलाल अहमर के अरकान और इंसानी इमदाद ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर से उन्होंने मुलाकात की है। और फिर अदाकारा अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीन और एक साबिक खसूसी नुमाइंदे ने यह दौरा मिस्र मुंतकिल किए गए ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की हालत देखने के और तबाह हाल इलाके में इमदादी सामान की तरसील का जायज़ा लेने के लिए किया था, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर बहुत ही दुख का सामना करना पड़ा कि वहाँ पर इमदाद नहीं पहुँचने दी जा रही। बिल्कुल, और ये मनाजिर आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस कर रही है, सिवाय चंद शयातीन के। आलमी दहशतगर्द नेतन्याहू या उसके सहूलतकार इस वक्त तमाशा देख रहे हैं। और न्यूयॉर्क पे भी हमने देखा जिस तरह की बर्बरियत की गई है, वहाँ पे मौजूद सियोनी फोर्सेस के फ़ौजियों ने उन कैंप्स के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी जो कि पहले ही तबाह हाल हैं, जो पहले ही सर्दी में ठिठर रहे हैं। वो मुतासरीन, समुद्र की लहरें उनके खैमों के अंदर, उनके कैंप्स के अंदर आती हैं, उनके बिस्तरों को गीला करती हैं और ऐसे में उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, उनको इमदाद नहीं दी जाती। तो एंजेलिना जोली यकीनी तौर पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमेशा कामों में बढ़ चढ़ के पाकिस्तान में सैलाब हो, ज़ल्ज़ला हो, इस तरह के मौक़ों पर उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और ये पॉजिटिव फेस है उन दर्द दिल रखने वाले इंसानों का, सेलिब्रिटीज़ का, इन्फ्लुएंसर्स का, जिनकी कहीं भी बात जो है वो असर रखती है। जैकी चंद, जिस तरह से कुछ देर पहले मैं एक बात कर रहा था अपने फ़लस्तीनी बच्चे की, उसी बच्चे की वीडियो जैकी चंद ने शेयर की और वो भी आप दीदा हो गए। तो ये दर्द पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है, ख़ुद अमेरिका में भी महसूस किया जा रहा है, फ़लस्तीन के अंदर, इजराइल के अंदर भी बहुत से ऐसी NGOs हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तमाम इक़दामात की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू को बताया कि उसका सर्वाइवल तब तक है जब तक वो ये जुल्म और बर्बरियत जारी रखेगा। तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये आजमाइश, ये तारीख रात फ़लस्तीन के बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उन पर ख़त्म हो और उन तक आसान ज़िंदगी और उनकी आज़ाद रियासत का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं कि आज की दुनिया में जो जनरेशन गैप है वो एक संगीन और बड़ा मसला बन चुका है, जहां पर हम देखते हैं कि जनरेशन जी ज़हनी दबाव, तन्हाई और अदम तवज्जुही का बोझ लिए जी रही है। वहीं पर तालीमी मुकाबला हो, मुस्तकबिल का खौफ हो, या फिर सोशल मीडिया का दबाव हो, फिर वालिदैन और साथज़ा से बढ़ता हुआ फासला हो, नौजवानों को ज़हनी अमराज का शिकार कर रहा है। ज़हनी सेहत उनकी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने के कुछ रोज़ पहले एक बच्चे ने अपनी जान दे दी, यूनिवर्सिटी के अंदर छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली और कल एक और तालिबा ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है, उसी जगह से छलांग लगाई है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। और अब वो बच्ची जो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज जारी है। लेकिन ये हो क्या रहा है, हमारे तालिब इल्म किस तरह से अपनी जानें गंवा रहे हैं, तालीमी इदारे अपना रोल किस तरह से अदा कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों का फ्यूचर बनता है वहाँ पर बच्चे अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। जी हाँ, ये भी सवालात तो बड़े वैलिड हैं और बाइस तशवीश है, इंडिविजुअली भी, हर घर के लिए, पेरेंट्स के लिए, माशरे के लिए, और फिर हुकूमती सतह पे असातिज़ा क्या किरदार अदा कर सकते हैं, सबकी क्या क्या जिम्मेदारी है जो नहीं निभाई जा रही। कहीं तो गैप क्रिएट हो रहा है, ये फासला कहीं मजीद बढ़ ना जाए, इसको वक्त पर किस तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है। सहरिश रफ़ीक साहिबा माहिर नफ्सियात हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इसके साथ साथ करियर काउंसलर हैं डॉक्टर कायनात गौहर, वो भी हमारे साथ होंगी इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। आप दोनों को वेलकम कहते हैं। सर साहब, पहले आपसे जान लेते हैं कि ये जो मामला है ये अब इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। जेनजी और हमारा जो दौर है, मिलेनियल्स हों, उससे पहले के हों, या आने वाली जो जनरेशन है,
इनके दरमियान एक रब्त रहे, ये कितना ज़रूरी है और इसके लिए किसको किरदार अदा करना होगा? ये ज़हनी तनाव है, तालीमी तनाव है, या फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं? ये मामला क्या है कि ये एक के बाद एक केस इस तरह का रिपोर्ट होना शुरू हो चुका है? आपको क्या लगता है? अच्छा, ये बेसिकली जो अभी जनरेशन गैप है, सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसके अंदर, लेकिन अभी जो रोकने की ज़रूरत है वो पेरेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है और उनका काम करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के ऊपर भी। तो पेरेंट्स बेसिकली खुद की मेंटल हेल्थ पे भी काम नहीं कर रहे और ना ही बच्चों की, जिसकी वजह से ये जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इसमें दूसरा रोल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ प्ले कर रही हैं, तलीमी अदारे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं इसमें, जिसकी वजह से डे बाई डे सुसाइड्स और बच्चे जो हैं कोई ना कोई और जो इकदाम है। अच्छा, आप सहरी साहिबा, आप खुद भी साइकोलॉजी पढ़ाती हैं कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने भी तलबा के अंदर देखा होगा, क्या इस तरह की उनके साथ कोई मसाइल मौजूद हैं बच्चों के अंदर? आपने उनसे बातचीत की है? स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत डायरेक्टली रहता है? क्योंकि बच्चे जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये बच्ची जिसने कल सुसाइड अटैम्प्ट की है, ये बहुत ही लाडली बच्ची है घर की, जिसके ऊपर कोई स्टडीज़ को लेके, मार्क्स को लेकर कोई प्रेशर नहीं है, फिर ये इस तरह का सुसाइड का मामला हो जाना, बच्चों का अपनी ही जान दाव पे लगा देना, ये समझ से बाहर है। और फिर क्या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जाता है बच्चों के ऊपर? हमने एक बहुत पुरानी मूवी है जिसके अंदर हमने देखा कि सिर्फ मार्क्स ना लेने के ऊपर, अच्छे एग्ज़ाम्स ना देने के ऊपर या ग्रेड अच्छा ना लेने के ऊपर टीचर्स की जानिब से जिस तरह से नफसियाती मरीज़ उन्हें बना दिया जाता है और फिर वो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। तो ये आपने खुद क्या देखा है बच्चों के अंदर? इस तरह के मसाइल मौजूद हैं? यूनिवर्सिटीज़ क्या प्रेशराइज़ कर रही हैं? अच्छा, बेसिकली इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं वो स्टूडेंट खुद कर रहे हैं। स्टूडेंट बेसिकली एक तो टाइम पे आते नहीं हैं और दूसरा ये कि फिर आगे जब डिमांड करते हैं कि हमारी अटेंडेंस कंप्लीट हो, अटेंडेंस पे टीचर्स जो हैं वो प्रेशराइज़ कर देते हैं कि नहीं होगा और इस तरीके से जो है ना आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर टीचर्स की तरफ से प्रेशर जाता है। तो जब टीचर्स की तरफ से प्रेशर जाता है फिर बच्चे ऑटोमेटिकली प्रेशर लेते हैं। अब जैसे रिसेंटली अभी कल ही बल्कि जो है फ़ातिमा का केस हुआ है यूनिवर्सिटी में, उसमें भी बेसिकली यही चीज़ थी कि बच्ची जो है वो प्रेशराइज हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, सिलेबस हो सकता है, फर्दर जो है इमोशनली डाउन होना बच्चों का, ये बहुत ज़्यादा बेसिकली अभी हम देख भी रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। मेंटली टॉर्चर होने की वजह से डे बाई डे जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। सर साहब, आपकी बातों से तो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो यूनिवर्सिटी है, उसका माहौल है और सासा की तरफ से डाले जाने वाला दबाव है। डॉक्टर कायनात, आपको क्या लग रहा है, वो करियर ओरिएंटेड बच्चे जो कि अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, घर का एक प्रेशर तो होता है, ख़ुद भी वो देख रहे होते हैं, मुकाबले की फ़ज़ा होती है, फिर ऐसे में बजाय कि उस प्रेशर को डिज़ोल्व करना जो कि साजा का या यूनिवर्सिटी का एक माहौल होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, वो मज़ीद प्रेशराइज़ कर देंगे, दबाव बढ़ा देंगे, तो उससे उसके बच्चे में उसकी तरबियत में निखार आने के बजाय वो मज़ीद उसकी सलाहियतें दब जाएंगी। तो आपके ख्याल में क्या सही तरीका होना चाहिए बच्चों को ग्रूम करने का, निखारने का, या अगर उनको इनकरेज भी करना है तो ये प्रेशराइज़ करके या इस तरह का माहौल बना के उन्हें बेहतर किया जा सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह डॉक्टर सरिश ने बात की, मैं सबसे पहले यही कहूँगी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है वो जनरेशनल एक गैप का आ रहा है। देखिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स कह लें या जेन जी की हम अगर लेट्स सपोज बात करते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ रिजिड हैं अपने एक वैल्यूज़ के साथ कि अब ये टाइम है, ये दौर है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इधर इकोनॉमिकल और सोशल मीडिया साइड पे देखा जाए। और जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम द मिलेनियल जनरेशन या उससे पीछे की जनरेशन के, तो वो दोनों एक दूसरे को स्पेस बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। हमारे जो पेरेंट्स कह लें या जो मिलेनियल या हम भी मिलेनियल्स में ऑब्वियसली आते हैं, तो उनका ये है कि लाइक दे आर सो स्टिक टू देयर वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस कि वो जेनजीज को एक्सेप्ट करने के लिए उनकी मेंटल लेवल पर आने को तैयार नहीं है। और स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि जो आजकल की जनरेशन का मसला ये है कि वो उनकी लेवल तक जाने का नहीं कर रहे। तो जहाँ पर मसला सबसे बड़ा आता है वो इसी गैप का है कि वो एक काउंसलिंग नहीं हो रही उनकी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल एक नई मेंटालिटी के साथ हैं और हम देख रहे हैं जब से कोविड आया था तब से हमारे बच्चों में, स्टूडेंट्स में स्पेशली, एक डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है। ठीक है, पहले मेंटल हेल्थ का किसी को पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था। डिप्रेशन, एंजाइटी वाज जस्ट इन द बुक्स यू कैन से, या फिर
वो एक पागल पेशेंट्स उनको काउंट किया जाता था, जबकि आफ्टर कोविड हमने बहुत एक नोटिसेबल हमने एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स, मतलब हालांकि लोग कहते हैं कि आफ्टर एनी ट्रॉमा और एल्डर एज में जाके मेंटल इश्यूज होते हैं, लेकिन आजकल स्टूडेंट्स में ये इश्यूज आ रहे हैं। तो उस अच्छा एंजाइटी, डॉक्टर कायनात, आप जिस तरह से कह रही हैं कि कोविड के दौरान घरों में रहे हैं बच्चे भी, पेरेंट्स भी, पूरी फैमिली एक साथ रही है, तो ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंजाइटी उस वक्त ज़्यादा कॉमन हुई है। इससे पहले सिर्फ किताबों की हद तक थी, लेकिन हम तो ये सुनते आए हैं कि एक फैमिली अगर टाइम अच्छा स्पेंड कर रही है, साथ बैठ रहे हैं, तो जो उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो उनके अंदर जो एक कम्युनिकेशन गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है, एक मौका मिलता है एक दूसरे के साथ मिल बैठने का, एक दूसरे के ख्यालात को एक दूसरे तक पहुंचाने का। तो अगर ये बहुत बड़ी वजह बन गई है कोविड के दौरान एक दूसरे के साथ रहना, तो फिर ये गैप किस तरह से फिल होगा? अगर बातचीत से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके वो गैप खत्म नहीं हो पाया बल्कि मजीद बढ़ गया है, तो इस जनरेशन को, दोनों जनरेशंस को, अब तो बल्कि तीसरी जनरेशन भी आ गई है जेन अल्फा, उनको भी, जेन बीटा भी बल्कि अब तो आनी शुरू हो चुकी है, अब इस साल से जेन बीटा भी आनी शुरू हो गई है। तो ये तमाम जेन को एक साथ किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए, या उनको उनके अंदर दरमियान का गैप खत्म करके एक कम्युनिटी या एक ही जन के अंदर लाया जा सकता है? कोई तरीकाकार भी तो होना चाहिए इसका। बिल्कुल, इसमें काउंसलिंग जो है मैं कहूँगी दोनों एज पे होनी चाहिए, वो पेरेंट्स की एज पे भी होनी चाहिए, वो टीचर्स को भी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स की भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इन तीनों में कम्युनिकेशन जो गैप आ रहा है, ठीक है, बेशक हम साथ बैठ रहे हैं, एक कमरे में बैठ रहे हैं, कोविड के दौरान बहुत लोगों ने बहुत ग्रूम भी किया, वो हमने बहुत से मीम्स भी देखे कि घर वालों के साथ बैठने का वक्त मिला, बड़े अच्छे लोग थे, तो बहुत से लोगों ने इस टाइम को एंजॉय किया, अपनी उन्होंने वही वाली बात की, उन्होंने अपने आप को बेहतर किया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज अगर उनका फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो घर में जबरदस्ती रह रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। अब अगर ये हम केस देखें, लेट्स सपोज जिस तरह फातिमा बच्ची का केस है, उससे पहले एक और बच्चे का हमारे पास केस आया और उसमें यही दिखाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का रोल ज्यादा है, टीचर्स का रोल बहुत ज्यादा है कि उन्होंने प्रेशराइज किया स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर एक पेरेंट्स को भी आना चाहिए, लाइक घरों से भी ये आना चाहिए कि ठीक है, एजुकेशन सब कुछ नहीं है, आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काउंसलिंग होनी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि वो जो बच्चा उसामा जिसने सुसाइड किया था, बच्ची फातिमा है, ठीक है, फैमिली की तरफ से वो रिलैक्स थी, बट आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है सारे, उनको ये हो सकता है कि हाँ भाई अगर मेरा रिजल्ट बुरा हो तो मेरा सोशल मीडिया पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ एक फैमिली की हद तक चीज नहीं रही है, अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। सेम आप देखें फ्रस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, हमारे ज़माने में या जो मिलेनियल्स का टाइम था उसमें इकोनॉमिकल या जो एक कह रहे ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस तरह के नहीं थे। अगर 1000 रुपये मंथली आपको वो पॉकेट मनी मिल रही है तो आप उसमें कह रहे हैं, अब स्टूडेंट्स की नीड्स डिफरेंट है, अब उनकी डिमांड्स डिफरेंट है। सेम इन द केस दोस टू केसेस, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एजुकेशनल ही ट्रॉमा है। देखें आजकल हमारे पास सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आ रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स की तरफ से आ रहे हैं। इनफैक्ट जो बच्ची फातिमा है उसकी तरफ से भी ये बहुत से लोग या सवाल उठा रहे हैं, जब तक वो बच्ची खुद बयान नहीं देगी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पहले भी वो बच्चा, उसकी ऑब्वियसली डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज हमें नहीं पता चल सकता कि बैक एज पे जो है वो रीजन क्या है। मे बी वो सेक्सुअल असॉल्ट ही हो, मे भी वो एजुकेशनल प्रेशर ही हो, बिकॉज टीचर्स प्रेशराइज करते हैं। और खास तौर पर जो यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचर्स और स्टूडेंट्स में गैप होता है, मतलब जो स्कूल में उनका होता है ना, कम्युनिकेशन होती है टीचर्स के साथ। बिल्कुल, ये जितने भी पॉइंट्स डॉक्टर कायनात आप रेज कर रही हैं ये बहुत ही वैलिड हैं और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। और ख़ास तौर पे एक ही यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों में ये दूसरा वाक़या, तो कुछ तो गलत हो रहा है जिसको एड्रेस किए जाने की, जिसको रिजॉल्व किए जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कायनात जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, मतलब हम कहते हैं कि बच्चे भी हमारे जो हैं वो आजकल बड़े फ्रस्ट्रेशन या बहुत डिप्रेशनल हैं, बट नो डाउट इसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल या बैक एंड पे कोई और रीजंस भी हो सकती हैं, तो वी शुड फाइंड आउट आल्सो दैट। बिल्कुल ठीक आपने बिल्कुल ठीक है। और ये मामला जो है हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, हम सबके बच्चे भी हैं और हम सब पेरेंट्स भी हैं। और ये जो सरी साहब हम देख रहे हैं पिछले कुछ 4-5 सालों में ये टर्म्स यूज़ होना शुरू हो चुके हैं। शायद ये पहले भी मगरब में ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता हो, ये जेनजी हैं, अल्फ़ा हैं, बीटा हैं, गैमा, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने खुद ही इनको मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम नहीं कर दिया। हमने भी बचपन देखा, हमारे बड़ों ने भी बचपन देखा है, वो भी इन सारे फेजेस से गुजरे हैं। तो फिर इनको जेनजी कह के अलग से कबीला या एक अलग गिरोह शुमार कर देना, ये तरीका ठीक होगा? हमारे ही बच्चे हैं, इनको आपस में जो एक गैप क्रिएट हो चुका है, किस तरह से इसको गैप को दूर किया जाए ताकि वो हर एक चीज़ हमारे साथ शेयर करें जिस तरह हम अपने बड़ों के साथ शेयर करते थे? बेसिकली जैसे आपने अभी बात की है कि हम अपने दौर में
और तरह के थे और अब के बच्चे और तरह के, और गैप आ गया। ये बेसिकली सारा सोशल मीडिया और दूसरा जो है हम बच्चों को सुनते नहीं हैं, ठीक है। हमारी फील्ड में भी यही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हम जितना एक्टिवली सुनेंगे उतना एक्टिवली हमें रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो हम फेस करें वो यही है कि हम किसी को सुनते नहीं हैं, ठीक है। सुनना बहुत ज़रूरी है, जब तक हम सुनेंगे नहीं प्रेशराइज उतना ही हमारा बच्चा होता है, ठीक है। हमसे बुरा तो पेरेंट्स आजकल के वो बच्चों को सुनना नहीं चाहते। ओवरऑल हम सब एक दूसरे को सुनना नहीं चाह रहे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ में, ठीक है। और अगर अच्छी मेंटल हेल्थ चाहिए तो हमें एक दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनली बर्डनाइज हम तभी होते हैं जब हमें कोई सुनने के लिए नहीं होता। इंसान के अंदर जो अंदर ही अंदर हम ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं इमोशनली होने के बाद, ठीक है। जब हम इमोशन अपने अंदर ही दबा लेते हैं तो इतना हम दबा लेते हैं कि एक टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट होने के बाद जो है ना वो निकालते हैं। फिर वो चाहे सुसाइड के तौर पे निकालें, चाहे उसको हम किसी के ऊपर गुस्सा करके निकालें, वो किसी तरीके से भी हम अच्छा, लेकिन सहरिश हमारे जब हमारा अपना दौर था मिलेनियल्स का, तो तब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, इतने ज़्यादा मौके भी नहीं थे कि हम अपने दोस्तों के साथ एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के साथ एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ भी एक गैप होता था। डेफिनेटली हम वो शर्मिंदगी, थोड़े एक शर्म में, एक लिहाज में, एक झिझक में हम वो बातें, बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते थे। बट जो अब की जनरेशन है वो तो इतनी बोल्ड और ब्लंड है, उन्हें तो बात करते वक्त उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता, वो अपने पेरेंट्स से हर बात कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि उनके पास एक्सेस बहुत ज़्यादा है फ़ोन पर, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने करीबी जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उनके साथ वो कनेक्ट रहते हैं। बच्चों के पास, आपके बच्चों के पास मौके बहुत ज़्यादा हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के, अपनी बात को कहने के। तो फिर ये जो हम देख रहे हैं एंग्जाइटी या ये डिप्रेशन का शिकार जो बच्चे हैं, ये किस तरह से हो रहे हैं? हम यही समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने वसाइल होने के बावजूद और इतनी आसाइशें बच्चों को मिलने के बावजूद यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसके पेरेंट्स डेफिनेटली वेल ऑफ हैं या इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो बच्चा भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। तो जो आम मजदूर का बच्चा है उसकी हम बात क्या करेंगे, वो किस कंडीशन से गुजर रहा होगा? तो ये थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप माहिर नफ्सियात हैं, हमारी समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। बेसिकली देखें कि जो स्टूडेंट है ना, या स्टूडेंट है या नॉर्मल बच्चे की भी अगर हम बात करते हैं, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हम इस टाइम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने टोटली डिपेंडेंट जो है ना वो कर दिया है बच्चों को मोबाइल के ऊपर, ठीक है। पेरेंट डिस्कस करते हैं लेकिन एक लिमिट तक डिस्कशन होती है, एक लिमिट तक लाइक आउटिंग हो गई और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो टोटली इमोशन रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हम नहीं करते हैं, ठीक है। इमोशंस के ऊपर जब हम बात करना शुरू होते हैं, पर्सनल जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर पेरेंट्स बात करना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि फ़ोन ना दिया जाना ज़्यादा बेहतर है। बच्चों के पास जितनी कम एक्सेस होगी चीज़ों को खोजने की, जानने की, उतना ही ज़्यादा वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ बहन भाई ज़्यादा क्लोज होंगे। नहीं समझती आप? अब बेसिकली देखिए ना, मोबाइल जितना हम बच्चे को मोबाइल देते हैं ना उतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। अब मोबाइल लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है उनमें। अगर हम मोबाइल नहीं देंगे तो ज़्यादा जो है बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। अब मोबाइल जो है ना, बेसिकली जो सोशल मीडिया है ये सबसे ज़्यादा मतलब मैं ये समझती हूँ मेन रीज़न सोशल मीडिया। एग्जैक्टली मेन रीज़न जो है वो सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से हम इमोशनली डाउन हो रहे हैं, अपने आप को जो है ना जितना लोगों को दिखाने की कोशिश और रिलेट भी कर रहे हैं ना, इन्फ्लुएंसर से मुतासिर हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को हम देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि वैसा बन जाए। हम वैसा बनने के चक्कर में हम अपनी इमोशन जो है उनको दबा रहे हैं, अपने स्किल्स को भी डैमेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली स्किल्स को भी जो है डे बाय डे हम डैमेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर हम फेल हो जाते हैं किसी चीज़ को, हम नाकामी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही होता है, जैसे कि आजकल पेरेंट्स कहते हैं भी हमने अपने दौर में ये चीज़ फेस किया, आप भी करो। अच्छा, लेकिन अब ये बीड़ा किसको उठाना होगा? पेरेंट्स करें, असातिज़ा करें? अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हॉस्टलाइज होते हैं, तो किस तरह से इन बच्चों को वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आया जाए? अब एकदम से सारी चीज़ें, वो गैजेट्स, मोबाइल हो, टैब्स हो, सारी आपकी असाइनमेंट्स भी बन रही हैं, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारियां भी हैं, तो एकदम से सब कुछ छीना तो नहीं जा सकता। किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए? कौन जिम्मेदारी उठाएगा ये? अच्छा, इसमें बेसिकली पेरेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ दोनों इंक्लूड हों, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं बेसिकली उनका ये है कि वो इमोशनली जो है सपोर्ट दें। जैसे कि इसमें बड़ी एक ईजी सी एग्जांपल है कि बच्चा फेल हो जाता है, पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, क्यों हुए हो। अब यूनिवर्सिटीज़ का रोल यहाँ पे ये आता है कि वो काउंसलिंग करें, ठीक है।
प्रेशराइज करने की बजाय उसकी काउंसलिंग करें कि इट्स टोटली फाइन, अगर आप फेल हो गए हो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है ना इसको क्लियर कर सकते हो, या फिर अपनी मेहनत ज़्यादा कर दो, इस तरीके से हम काउंसल कर सकते हैं बच्चे को। अब बेसिकली काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं वो नहीं बने हुए हैं। इतना वक्त ही नहीं है ना उनके पास, वो तो एग्जैक्टली काउंसलिंग सेंटर होना बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना, वो मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम। अच्छा, आप क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ा रही हैं तो स्टूडेंट्स का रिस्पांस क्या है? वो क्यों साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं? क्या वो खुद इस चीज़ से गुजर रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि आगे चल के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो बच्चों में, नौजवान लड़के लड़कियों में होगा, वो खुद भी इस चीज़ से गुजर रहे होंगे डेफिनेटली? तो क्या आपका बच्चों से, क्योंकि इंटरेक्शन है डायरेक्टली, तो आप बताएंगे किस तरह से बच्चे? अच्छा, वो बेसिकली ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं डिप्रेशन है स्टूडेंट, मतलब बहन भाइयों में या रिलेटिव्स में, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो इस चीज़ में इंगेज हो रहे हैं कि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। और डे बाई डे आगे, क्योंकि इस प्रोफेशन का सबसे ज़्यादा ये कह लें कि टॉप पे जा भी रहा है, ट्रेंड है इसका, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल द पाकिस्तान साइकोलॉजिस्ट की जो क्वांटिटी है बहुत कम है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना। एग्जैक्टली आपने अपने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच सरी साहबा। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से जो हमारे बच्चे देख रहे हैं ना सिर्फ वो बेहतरी ला सकें, इस गैप को कम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए असातिज़ा हों, पेरेंट्स हों, हुकूमती सतह पे इस तरह की काउंसलिंग सेंटर्स हर यूनिवर्सिटी, हर इदारे में होने चाहिए। जहनी तनाव का शिकार जो बच्चे हैं उन्हें खींच के उस तनाव से बाहर निकालिए, और उस रफ्तार के अंदर उन्हें उस तरक्की की जो स्पीड की एक देख रहे हैं ना कि दौड़ लगी हुई है, उसके अंदर शामिल कीजिए, जो तरक्की की दौड़ है, ना कि डिप्रेशन के अंदर। और हमारा पैगाम यही है वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, कि बच्चों के दोस्त बन जाइए, और बच्चों के लिए भी कि वो वालिदैन और असातिज़ा के दोस्त बन जाए, ताकि हर बात शेयर की जा सके और उस मसले का हल निकाला जा सके। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, अब कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाए मौसम की। एक वो मौसम होता है जो हमारे अंदर होता है, दिलों का मौसम, और जो बाहर का मौसम है वो भी बड़ा असरअंदाज होता है उस मौसम के ऊपर जो आपके अंदर चल रहा होता है। तो इस वक्त बाहर तो ठंडी ठंड है, अंदर भी ठंडी है। अंदर भी ठंडी है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी है बदस्तूर, और वो अपना असर भी दिखा रही है, जहाँ वक्फे वक्फे से होने वाली बर्फबारी है, पहाड़ों को सफ़ेद चादर उड़ा दी है उसने। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन सर्द हवाओं ने मामूलाती ज़िंदगी वहाँ पर तो मुतासर की है, लेकिन ये ठंड लाहौर के अंदर उस तरह से, उस शिद्दत से पंजाब के अंदर महसूस नहीं की जा पा रही, और बारिशें भी नहीं हो रही हैं। तो वो जो पहली साल की बारिश है उसका भी हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ इरफान वर्क साहब हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा मौसमियात। वेलकम टू शो कहेंगे आपको इरफान साहब। इरफान साहब, आप ही से जानेंगे आखिर ये बारिशें रूठी रूठी सी क्यों हैं, और पंजाब तो गर्मियों के अंदर इतनी बारिशें हो गई हैं, मुझे लगता है कि अब वो सारा रिकॉर्ड तोड़ बारिशें सर्दियों की भी जो थी वो भी गर्मियों में हो गई हैं। अब सर्दियों में उम्मीद ना रखी जाए बारिशों की, या फिर कोई उम्मीद रखी जाए, कोई आने वाला जो दिन है या कोई आने वाला स्पेल है वो एक बार लाहौर के अंदर भी बरस जाएगा या पंजाब के अंदर भी? देखिए, अभी जो बारिशें हैं आपने देखा होगा कि एक स्पेल जो है ना बिल्कुल 2025 साल के आखिर में जो है ना एक स्पेल जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, जिसमें जो साल के 2026 के साल के शुरू में ही पहली तारीख को ही यकम दो में जो है ना ख़ास तौर पे इसने बालाई इलाकों में और मगरबी इलाके, जिसमें बलूचिस्तान के भी इलाके थे, खैबर पख्तूनख्वा के भी इलाके थे, और उसके अलावा जो बालाई इलाके, पहाड़ी इलाके, यहाँ पर बर्फ़बारी भी हुई, बारिश भी हुई। इवन के पंजाब के इलाकों में भी जो है ना वो हमें जो है खिता पठार में भी बारिश मिली, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश मिली, इसके अलावा नीचे जेहलम में भी बारिश हुई। तो अलगरज जो कुछ इलाके थे, ख़ास तौर पे जिस तरह आपने कहा कि जो जिन इलाकों में धुंध पड़ी हुई है, ख़ास तौर पे लाहौर और इसके गिरदनवा के इलाके, यहाँ पर कोई अच्छी बारिश, बेहतर बारिश नहीं हुई। अलगरज बूंदाबांदी थोड़ी बहुत रिपोर्ट हुई, लेकिन वो अच्छी बारिश जो है ना वो नहीं हुई। बारिश वाला स्पेल तो आ गया, आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी कोई इतना स्पेल लग नहीं रहा कि जो मज़ीद जो है ना वो बारिश करे लाहौर या इसके गिरदनवा के इलाकों में। अलगरज जो है कश्मीर और इससे मुल्का इलाकों में चंद एक मकामात पर अगले 24 घंटे में जो है ना वो बारिश या बर्फबारी हो सकती है। तो इरफान साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार बारिशें नहीं हो रही, तो मगरबी हवाएं पहले तो पाकिस्तान पहुंच जाती थी,
सर्दियों के अंदर भी अच्छे खासे ठीक ठाक स्पेल होते थे। तो इस बार वो निज़ाम कमज़ोर है या उसका रुख तब्दील हो गया है जो पाकिस्तान तक उस तरह के असरात नहीं देखे जा रहे? देखिए जी, पिछले चंद सालों से ये हम देख रहे हैं कि दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना जो है, पिछले साल तो जनवरी में बहुत कम बारिशें हुई थी। तो उससे पिछले साल जो है ना कुछ बारिशें एक दो स्पेल आ गए थे जनवरी में। लेकिन हम चंद सालों से देख रहे हैं कि दिसंबर जो है ना उसमें बारिशें कम हो गई हैं, और इसी तरह जनवरी में भी जो है ना उस तरह के जिस तरह की बारिशें हुआ करती थी उस तरह की बारिशें नहीं हो रही। इसीलिए जो है, जो मौसमियाती तब्दीली है उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। उस मौसमियाती तब्दीली के असरात जो है वो पाकिस्तान की सर्दियों की बारिश में भी असरअंदाज हो रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान बेग साहब, मौसमियाती तब्दीलियां तो हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या एक्सपेक्टेड है? गर्मियों के अंदर एक बार फिर से हमें तबाहकुन बारिशें नज़र आएंगी या फिर मामूल की बारिशें होंगी? क्या आप उम्मीद लगाएं हम अब इस बार क्या होने जा रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि पानी इतना ज़्यादा हो गया, बारिशें इस तादाद में हुई हैं, इतनी ज़्यादा हुई हैं कि फिर वो हमारे से संभाले नहीं संभला। सर्दियों में हमने बिल्कुल ही खुश्क सीज़न देखा है, और अब आगे गर्मियों में क्या होने जा रहा है? ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आगे लंबी चलेंगी या फिर यहीं तक हैं? देखिए, जो इसका असर जो है वो उस सीज़न की बारिश के ऊपर होता है। अब जिस तरह सर्दियां हैं, ये इसमें बारिशें जो है ना वो कम हो गई हैं। आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने जो सीजन फोरकास्ट की है वो भी हमने यही की है कि इस सीज़न में जो बारिशें हैं वो नॉर्मल या नॉर्मल से कदरें जो है ना वो कम होगी। और जो आगे जो बात आप कर रहे हैं कि गर्मियों में जो बारिशें, तो मौसमियाती तब्दीली जो है इसने जो एक्सट्रीम इवेंट, जो शिद्दत के साथ जो बारिशों वाले सिलसिले आते हैं उसको रद्द नहीं किया जा सकता कि वो आने वाले दिनों में, आने वाली गर्मियों में या आने वाले सीजन्स में जो है ना वो नहीं आएंगे। ये एक पैटर्न बन गया है, इसलिए आपको जो बहुत ज़्यादा दिन जो है ना वो खुश्क मिलेंगे और बहुत कम दिन मिलेंगे जिनमें बारिशें हुआ करेंगी, लेकिन वो बारिश जो हुआ करेगी वो ज़्यादा मकदार में हो सकती है। यानी कि शिद्दत बढ़ गई है मौसमों की और उसके असरात भी हम महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इरफान बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम अल्लाह ताला से दुआ करके मामूल के मुताबिक ये जो क्लाइमेट चेंज है ये रिवर्स किया जा सके, उसके लिए हमें सबको इकदाम करने होंगे। अभी हम देख रहे हैं बाज़ जगहों पे धुंध भी है और बारिशें मामूल से काफ़ी कम हो रही हैं, और इसकी वजह से वबाई अमराज का भी सिलसिला देखा जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी भी अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि जब तक बारिशें नहीं होंगी तो फिर वो वबाई अमराज और ये जो आलूदगी है उसके धुलने की जो उम्मीद है वो मांद हो जाती है। तो इस वक्त इज्तिमाई दुआएं भी करवानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द मौसम बेहतर हो, बारिशें हो सकें और ये जो अमराज फैल रहे हैं उनसे भी छुटकारा हासिल हो सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, हम कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको नाज़रीन। और तेल से मालामाल वेनेज़ुएला की अगर बात करें तो इस वक्त शदीद मुआशी और सियासी अस्करी बहरान की लपेट में है, जहां अमरीकी फौजी कार्रवाई के बाद न सिर्फ दाखिली सूरत हाल मजीद बिगड़ चुकी है बल्कि आलमी सियासत में भी भौचाल आ चुका है। और लोग इस वक्त ये भी बातें करें, माहिरीन ये भी कहते हैं कि खुद वहाँ की अस्करी कुव्वतों ने वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को अमरीका के हवाले किया है। जी हाँ, और अंदर की जासूसी के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। सदारती गार्ड्स कहाँ थे, उनकी फ़ौज किधर थी, उनकी फ़िज़ाया किधर थी, उनके जदीद तैयारे, वो सारी जो फैसिलिटीज़ मुल्क रखता है, ओन करता है, उसको अपने सदर के दिफा के लिए क्यों कर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। आपको वेलकम कहेंगे अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस, ये कानून अब राइज हो चुका और इसका देखा देखी तो फिर पूरी दुनिया का माहौल ख़राब करने के मुतरादिफ है। और वो दावे वादे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि जी मैं 8 महीने में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, अब तो वो जंगों को हवा देने वाले बन चुके हैं। तो अब भी क्या वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए? और इसका ड्रॉप सीन क्या होगा? अब तो वो ग्रीनलैंड हथियाने की बात कर रहे हैं, वो क्यूबा के अंदर कह रहे हैं कि रिजीम चेंज होने जा रही है, और ये तो वही प्लान है या वही माइंड सेट है जो कि हम देखते हैं नेतन्याहू का या नरेंद्र मोदी का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर जी। बिल्कुल ये एक गलत प्रेसिडेंट्स है और ये गलत रवायत जो है वो एक सेट की गई है। इसका मतलब ये है कि कल को रूस को भी इजाज़त होगी कि वो किसी मुल्क में जाके इस तरह का फौजी ऑपरेशन करे और किसी मुल्क के सदर को उठा ले। फिर इसी तरीके से जो है वो इंडिया को भी इजाज़त होगी, और जो मतलब इस खेल में आना चाहेगा, चीन भी चाहेगा तो वो भी यही करेगा। ये गलत प्रेसिडेंट है। पहली बात ये है
कि मैं नहीं जानता कि वेनेजुएला के सदर जो हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये तो उनकी कौम बेहतर जानती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो 2013 से जो है वो मुसल्लत थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ लोगों की हालत-ए-ज़ार जो है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन हालत-ए-ज़ार तो अमेरिका में भी अच्छी नहीं है और वहाँ के 70 लाख लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर खड़े हैं और वो ये कहते हैं कि गज़ा के ऊपर जो है वो आप जुल्म बंद करें। वो ये कहते हैं कि इज़राइल फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट का नारा आपने लगाया था। वो ये भी कहते हैं वहाँ 1 मिलियन लोग जो कि पाइपों में रहते हैं अमेरिका के अंदर, उनकी भी हालत-ए-ज़ार अच्छी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? क्या उनके खिलाफ इसी किस्म का कोई ऑपरेशन किया जाए? ये गलत है। फिर दूसरी बात यह है कि क्या मुकदमा चलाया गया? क्या आलमी जो इतने फोरम्स बैठे हुए हैं, बेहतर है उनको ताला लगा दिया जाए, क्योंकि अगर आलमी फोरम्स जो कि यूनाइटेड नेशन की शक्ल में है, सिक्योरिटी काउंसिल की शक्ल में है, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा वहां पेश हुआ? क्या सबूत शवाहिद दिए गए? देखिए ये गलत रवायत है और मेरे ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तान ने इस मामले पे सपोर्ट किया है, इससे पाकिस्तान की एक आज़ाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी अक्कासी जो है वो नजर आती है। अब जो इसमें अहम बात है, सबसे सवाल अहम कि ये सिलसिला कब रुकेगा और ये क्यों किया गया, इसके पीछे मुहर्रकात क्या है? देखिए इसके पीछे मुहर्रकात जो है वो शुरू होते हैं 3 सितंबर 2025 से, जब चाइना जो है वो परेड करता है, अपनी मिलिट्री परेड। दुनिया के अंदर ऐसी परेड न देखी न सुनी। और वो परेड जो है उसमें सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है बल्कि यूनिपोलर से दुनिया मल्टीपोलर दुनिया जो है वो हो गई, यानी कि रूस और चीन जो है वो भी अब सुपर पावर का दर्जा रखते हैं। वो दिन था 3 सितंबर और उसके बाद 8 सितंबर को अचानक कतर के ऊपर इजराइल हमला कर देता है फॉर नो गुड रीजन, ताकि ये बताया जा सके कि अरब दुनिया अभी भी अमेरिका की जो अजारादारी है, हेजमनी है, उसके अंदर है और उन्होंने साबित करके दिखाया। उसके बाद जो है वो अब वेनेजुएला की बारी आई, ईरान के ऊपर हमला किया गया। ईरान के ऊपर हमला क्यों किया गया? क्योंकि इजराइल जो था उसने मार खा ली थी, पूरा इजराइल में खौफ व हिरास था। उनका मोसाद का हेडक्वार्टर, उनका आर्मी हेडक्वार्टर, उनका डिफेंस सिस्टम, उनके जो डेविड स्लिंग सिस्टम था, आयरन डोम था, सब के सब जो है वो मार खा गए थे। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो सदर्न अमेरिका है, यानी कि वो नॉर्थ अमेरिका है और बाकी जिनको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, इन मुल्कों के ऊपर उनकी हेजमनी कायम की जा सके। आप 1983 से लेके 1989 तक जनरल नोरिएगा था पनामा का, वो इनके साथ बाकायदा मिल के काम करता था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है। गूगल के अंदर आप जाएं, पता चले तो वो ये कहते हैं कि ये अमेरिकन एजेंसीज के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिल के जनरल नोरिएगा जो था वो ड्रग्स का काम करता था। और ये मैं एक और किताब है कि CIA ड्रग वॉर्स। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें जो हैं ये आखिर कोई बात आ रही है ना? जनरल मैक्रिस्टल था जो अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा जो है वो फोर्सेस कमांड था और बाद में वो CIA का हेड बन गया था। करप्शन की चार्जेस पे और ड्रग इन्वॉल्वमेंट के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर उसका किरदार था, उस पे निकाला गया 2020 और 2022 के दरमियान। इन 2 सालों में जब वहाँ अमेरिका मौजूद था, दुनिया का सबसे बड़ा नारकोटिक्स ट्रेड जो था वो वहां से अफगानिस्तान की सरजमीन से चला। 93% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो फिर हमीदुल साहब क्या कहा जाएगा इसको? क्या ये रिजीम चेंज की कोशिश तो नहीं हो सकती, या फिर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो तो बेबुनियाद ही साबित होंगे, क्योंकि वो खुद भी इस बात से इनकारी हैं और उसके कोई शवाहिद भी मौजूद नहीं है। तो फिर क्या ये तेल पर अपना असर रसूख कायम करना है, उसको अपने कंट्रोल और कब्जे में लाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वसी ज़हायर मौजूद है वहाँ पर तेल के? तो क्या कहा जाए, रजीम चेंज कहा जाए, तेल के ज़हायर पर कब्जा कहा जाए, या फिर वाकई वो इन इल्ज़ामात पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं निकोलस मादुरो पर वो सच साबित हैं, वो सच्चे हैं? क्या कहा जाएगा इसको? देखिए सदर निकोलस माडुरो जो है वो आपने उनके चेहरे के ऊपर इत्मीनान देखा था कि जब वो जिस तरीके से शुरू में तो वो घबराए, लेकिन बाद में उनके चेहरे पे इत्मीनान देखें। देखिए मसला यहाँ यह है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर जो तेल के ज़खायर हैं सबसे ज्यादा वो वेनेजुएला के पास हैं। 330 अरब
बैरल जो है वो उनके जी। पास मौजूद है। और ये जो तेल की क्वालिटी है ये खास किस्म का तेल है, इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो पेट्रोल वाले तेल से ज्यादा होते हैं और डीजल इससे निकाला जाता है। और ये कंपनियां जो डीजल पे स्पेशलाइजेशन करती हैं ये कंपनियां अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और सदर ट्रंप ने आते ही उन कंपनियों को कहा है कि इनको जो है वो वहां काम करने का जो है वो मौका दिया जाए ताकि ये कंपनियां काम करें। अब आपको खेल समझ आ गया। ये जो अपनी मर्जी की रिजीम, मैं रिजीम पे आपके बात करना चाहूंगा। रिजीम चेंज करने का मतलब क्या है? रिजीम चेंज करना, आपको याद है इराक में ये रिजीम चेंज करना चाहते थे सद्दाम हुसैन के खिलाफ और कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और बाद में टोनी ब्लेयर ने ये रिपोर्ट दी और वर्ल्ड बैंक जो IMF की रिपोर्ट आई कि वहां कोई जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था वो नहीं था। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस बात को वेट किया। नतीजा ये निकला कि 10 लाख लोग आपने 550 बंदा फी रोज के हिसाब से मार दिया। उस इराक का बेड़ा गर्क कर दिया जो कि कभी जो है वो वहां मैं इसी तरफ आना चाह रहा था अब्दुल्ला साहब कि ये जो रविश है, अब अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर जिस शहर में है, न्यूयॉर्क का, वहाँ पर उसे सड़कों पे घुमाया जा रहा है। वेनेजुएला के सदर को ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? एक तो गिरफ्तार करना, एक मुल्क के तमाम तर मादनियात पे, तेल पे काबिज होना और उसका इजहार भी करना और फिर आगे भी बताना कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करूँगा, क्यूबा में भी मसाइल हैं और भी जगहों के नाम लिए जा रहे हैं। तो ये जो रविश है ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? और वो वोटर्स जिन्होंने इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था कि ये अमन लेकर आएंगे, ये तो जंगें शुरू करवा रहे हैं और ये जो बुनियाद रखी जा रही है ये इतनी जल्दी तो ख़त्म होने वाला मामला नहीं है, तो इसमें कौन मुदाखलत करता आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा से तो हम तवक्को नहीं कर सकते। हमने गज़ा में देख लिया उनकी कितनी वहाँ पर मानी गई है। तो फिर क्या रशिया और चाइना इस ग्रेटर, इस बड़े प्लान में शामिल होने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये किसी जंगी अजीम में तब्दील हो सकता है। अभी शिमाली कोरिया ने जो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया है तो ये तो आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। देखें, जो लोग तो इनके सामने खड़े हो जाएंगे, ये इनका पुराना मोटो है, इफ यू कांट बीट समवन जॉइन देम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीन का जो किरदार था मशरिक वुस्ता की सूरत हाल के बाद और खास तौर पे जो कतर के अंदर हुआ वो मेरे ख्याल में मायूस कौन था, सच्ची जो बात है। और अगर वो वहां खड़े होते, स्टांस लेते तो वाकई वो अपने आप को सुपर पावर के तौर पर असर्ट करते हुए नजर आते। ठीक है कि रूस ने यूक्रेन के मामले पे जो है वो अलास्का कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बहुत कामयाबियां हासिल की, लेकिन इस सब के साथ जो है ये सिलसिला रुक नहीं रहा। अपनी मर्जी की रिजीम आपने लीबिया में चेंज कर दी, अपनी मर्जी की रिजीम आपने जो है इराक में चेंज कर दी, ईरान के ऊपर आप धमकियां दे रहे हैं, बाकी ममालिक को आप धमकियां दे रहे हैं। ग्रीनलैंड की आपने बात की, कनाडा के ऊपर जो है वो बकायदा जस्टिन ट्रूडो और उनके आपस में ताल्लुकात खराब हो गए, ट्रेड टैरिफ वॉर जो है वो शुरू कर दी और कहा कि जनाब ये भी मेरा इलाका है, वो भी मेरा इलाका है। और अब मैं आपको, ये तो एक बात है, मैं मजे की आपको बात बताऊं, जापान और साउथ कोरिया दोनों इनके बड़े इत्तेहादी हैं। वहां जितनी जमीन तकरीबन 11 अड्डे वहां साउथ कोरिया के अंदर है और जापान के अंदर है। इन्होंने कहा है कि तमाम की तमाम जो वहां एक जगह 35,000 फौज है, एक जगह 50,000 फौज है। कहते हैं कि हमें $8 बिलियन नॉर्थ जो साउथ कोरिया है वो हमें दे और वो जो जमीन जो अड्डे जिधर मौजूद है वो भी हमारे नाम पे कर दे। और इसी तरह जापान में जो है इन्होंने $19 बिलियन मांगे हैं 50,000 फौज के लिए और कहा है कि सालाना दो और वो जो जमीन है वो भी अमेरिका के हवाले कर दो। अब आप मुझे बता सकते हैं, अब आपको समझ आ रही है कि बात कहाँ जा रही है? एक्सपेंशनिज्म की डिजाइन है, अपनी हेजमनी को कायम करना है। दे वांट टू असर्ट देमसेल्व्स कि हम सुपर पावर हैं। हमीदुल साहब, ये जो केस चलाया जा रहा है निकोलस मदुरो पे, इसकी कोई बुनियाद या तुक नहीं बनती है और फिर जिस तरह से उन्हें पेश किया जा रहा है, फिर 2 महीने के बाद समाअत अगली मुकर्रर की जा रही है, तो फिर ये तो सारा कुछ एक गेम प्लान है और उसी का हिस्सा है। वो अपने आप को बेकसूर साबित भी कर दें, उनके तमाम शवाहिद उनके हक में भी हों, तो भी शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा इस बात का, क्योंकि जो प्लान ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं वो उसी के मुताबिक चलेंगे, चाहे वो जितना भी मर्जी बेकसूर अपने आप को साबित करते रहे। देखें, वो कहाँ मुकदमा चलेगा? कोई मीडिया के ऊपर दिखाया जाएगा? उसामा बिन लादेन की बात कर लें, क्या मीडिया पे मुकदमा चला? क्या किसी ने शवाहिद देखे? क्या किसी को सबूत मिला? ये कोई बते क्यों? मतलब जब अभी ये वाकया हो रहा था, अभी पहला जहाज ही लगा था, अफसोसनाक वाकया था, पहला जहाज लगा था और मुझे बताएं कि उसी टाइम पे उन्होंने कहा कि ये अलकायदा ने किया। कैसे पता चल गया उनको? ये 10 मिनट के अंदर जो मीडिया ने, CNN ने और बाकी फॉक्स न्यूज ने वो कैसे बता दिया कि ये काम जो है ये उन्होंने किया हुआ है और फिर उसके बाद जो है वो दीगर नाम आना शुरू हो गए। तो आपने अफगानिस्तान को उधेड़ दिया, आपने जो है दुनिया को रौंद दिया, आप जो है वो वियतनाम में चले गए, आप हेटी में चले गए, आप सोमालिया में चले गए, आपने किसी मुल्क को जो है वो नहीं छोड़ा।
तो ये तो फिर इसका मतलब है कि ये अगर चीन और रूस अगर बैठे रह गए तो आई एम सॉरी, लेकिन जो रेजिस्टेंस अब्दुल्ला साहब सोमालिया ने दिखाई थी, वेनेजुएला ने तो वो भी नहीं किया। जो इंटरनल वीकनेस है वो किस कदर तशवीशनाक है, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, एक मजबूत फिजाया, इतनी बड़ी तादाद में आपकी फ़ौज होने के बावजूद क्या फ़ायदा हुआ जब आप अपने सदर का दिफा नहीं कर सके। अगर थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई जाती, वो डेल्टा फोर्स जो आई है, जो पैची हेलीकॉप्टर्स आए हैं, अगर उन्हें निशाना बनाया जाता तो फिर अगले कुछ सालों तक तो सुकून होता। अमेरिका को लगता है ये तो सब कुछ मिली भगत से हुआ, इंटरनल भी पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया। जी, वो ब्लैक हॉक डाउन जो है सोमालिया में जो हुआ था, वो उसके ऊपर फिल्में बन गई थी और आज तक जो है वहाँ जो लोगों को घसीटा गया था सड़कों के ऊपर, तो वो तो फिर इनको जो है वो मैंने आपको दे हैड अ ब्लडी नोज ओवर देयर। इसी तरह वियतनाम में क्या हुआ था, जनरल वेस्टमोरलैंड था और वो वहाँ हार के आखिरी टाइम पे 5 लाख फौज जो है वो हेलीकॉप्टर के पैड्स के साथ लटक के जो है वो भागी थी। तो ये भी हकायक हैं। लेकिन इसके अंदर जो वेनेजुएला की सिचुएशन है, मैं कोई डाउट नहीं है, जो अभी तक मेरी इतलात हैं, वेनेजुएला का आर्मी चीफ जो था वो कंप्लीट शेल आउट था। उसने तमाम सिक्योरिटी सिस्टम जो 10 दिन पहले सदर के पैलेस के ऊपर जो है वो इंस्टॉल किए गए थे, देखें घर का बेटी लंका ढाता है, हकीकत है। आपके भी क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर आपका अपना मुजीब जो था वो गद्दार निकल गया और मुक्ति बानी के अंदर जो है वो एक किरदार बना, लेकिन तारीख ने साबित कर दिया कि वो गद्दार था और पाकिस्तान का 2 कौमी नजरिया जो था आज वो वहाँ जिंदा है। ये सारी चीजें जो हैं वहाँ जो उनका सिस्टम थे, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थे, चाइनीज और रशियन जो मिसाइल सिस्टम थे, भाई सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन अगर वो उनको चलाने वाला ही जो है वो ऑर्डर ना दे या उसको बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, तो फिर क्या होगा। ये जो चीजें हैं ना, इनको बहुत गौर तलब जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मकसद यहाँ सिर्फ इतना सा कहने का है कि ये जो अपनी मर्जी और अपनी मसलक के अपनी मर्जी का अपनी जो मंशा का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, ये सिस्टम रुकेगा नहीं। और मीकुल साहब, अगर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, अगर ये सिलसिला रुकेगा नहीं तो अगर आप किसी भी मुल्क के सदर पर इस तरह से धावा बोल सकते हैं, कोई भी मुल्क अपनी रसूख दिखा सकता है, तो क्या नहीं समझते कि अगला सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकते हैं, अमेरिकी सदर भी हो सकते हैं? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि किसी भी मुल्क के आप अंदर दाखिल हो सकते हैं और उसके सदर को इस तरह से अरेस्ट करते हैं और आप अपने मुल्क में ला सकते हैं। नहीं समझते कि आने वाले दिन में ये भी हो सकता है? पूरी दुनिया में तशवीश की लहर है जी। और फिर ये देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड यूनाइटेड अगेंस्ट जो है वो वन नेशन हो जाए। फिर ये देखें, क्योंकि अभी भी जो नजर आ रहा है ना, और अंडर इम्प्लोजन का भी खतरा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर आप कहें कि जेन ज़ी जो है बेदार हो गई है वो मशरिक के अंदर, तो मगरिब की सड़कें भी जो है ना वो जेन ज़ी ने जो है अपनी जो है वो दिल से छाप अपने मार्चों से जो है वो छाप दी है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में अब्दुल्ला साहब, हमारा किरदार अभी तो यकीनी तौर पे हम इसकी हिमायत तो कतई नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इस पे क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी कानून जो है वो अगर उसके ऊपर उसका इतलाक़ ना हो और कोई कानून से मावरा काम किया जाए, उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता पाकिस्तान समेत कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। और यही वजह है कि every eyebrow in the world is raised today because of this aggression, this aggressive policy, this policy of आप जिसको कहते हैं कि हेजमोनिक पॉलिसी। ये चीजें काबिल कबूल नहीं हो सकती, ये गलत है। एंड टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक वन राइट। आपको मुकदमा चलाना चाहिए था, आपको चाहे और कुछ नहीं तो अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलाते, आपने नहीं चलाया। आपने जो है वो लोगों को पकड़ा, आपने जो है ह्यूगो शावेज से लेके जो 1999 से जो है 2013 तक उसका भी मसला अमेरिका के साथ चल रहा था। अच्छा, वो भी क्या ड्रग्स में मुलविस था? वो भी जो है वो भी ऑयल की बात कर रहा था कि अमेरिका की नजर हमारे तेल के ज़खायर के ऊपर है, वो अपनी हेजमनी जो है वो कायम मीकुल साहब, ये इसको 2 महीने बाद समात को मुकर्रर किया जाना, अगली समात मार्च में है, तब तक क्या होगा इस दौरान? और इस दौरान जो मफादात हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या वो हासिल कर पाएंगे और उसके बाद रिलीज़ किया जाएगा? इसकी अगर हम देखें ड्रॉप सीन, तो वो क्या होने वाला है निकोलस मादुरो के हवाले से और उनकी मिसेस के हवाले से? देखिए, निकोलस मादुरो और उनकी बेगम जो हैं उनको एक बेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उनको जो है एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अपने मकासद इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये तो वही है ना, ये अहमद अल शरा जो प्रेसिडेंट सीरिया हैं उनको कल तक क्या कहते थे? दहशतगर्द।
और आज किसको वेलकम कर रहे हैं, तो क्या कल गलत थे या आज गलत है? ये जो तालिबान को कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं और उनके ऊपर चढ़ दौड़े थे अफगानिस्तान में, और आज तक पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगत रहा है। आप ये बताइए कि फिर दोहा में ये किसके साथ बैठे थे? दहशतगर्दों के साथ। ये तो कहते हैं कि हम तो दहशतगर्द के साथ बैठते ही नहीं है, इनका तो कानून ही नहीं है। और फिर बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? आलमी दहशतगर्द, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दहशतगर्द करार दिया है। उसके साथ क्या बैठते हैं, उसके साथ क्या सपोर्ट करते हैं, जो इंसान का जेनोसाइड कर रहा है वहां? ये गलत है। ये जंगल का कानून नहीं होना चाहिए। माइट इज राइट का जो कानून है वो कहीं पे भी नाफिज नहीं होना चाहिए। लास्टली हमने पड़ोसी मुल्क में देखा है कि एक बार फिर से वहाँ पे जो रिवायती अंदाज है वो अपनाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा झूठ के ज़रिए वो करते तो हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की तरफ से एक मजमे में ये मशवरा दिया जा रहा था मोदी जी को कि मोदी जी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट मडोरो को उठाया है अंदर कार्रवाई करते हुए, तो 26/11 के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें पाकिस्तान से उठाने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। तो इस तरह के मशवरे वो मोदी जी को फंसाने के लिए दे रहे हैं, ट्रैप में लाने के लिए दे रहे हैं, या फिर अपनी लॉयल्टीज़ शो करने के लिए? क्योंकि हमने देखा कि बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वहाँ पे जो भारत में मुसलमान हैं अपनी लॉयल्टीज़ शो करने के लिए। तो ये मशवरा आपको किस सिनेरियो में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बॉम्बे अटैक के लोग तो वो कई दफा उठा चुके हैं, वो फिल्मों में जरूर उठाते हैं और पूरे पाकिस्तान को एक बंदा बांध के ले आता है। हाँ, ये अलहदा बात है कि फिर अभिनंदन जूते खा के जाता है। तो ये अलहदा बात है कि उनको फिर बुनियाद महसूस में वो मार पड़ती है कि वो जख्म चाटते चाटते जो है वो थक जाते हैं, लेकिन जख्म से खून रिसना बंद नहीं होता। पूरी दुनिया में रसवाई होती है। तो कोशिश करके देख लें, आ जाएं, बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। हमारी तो चाय इस टाइम पे वैसे ही जो है वो चढ़ी हुई है, और वैसे हमारी मेहमान नवाजी तो बड़ी मशहूर है ना। अभिनंदन में भी तारीफ की थी। हम खाना खिलाएंगे जनाब, बहुत अच्छा खाना हमने तैयार किया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो इस वक्त भारत की भी ख्वाहिश हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो करते हैं वो बहुत भी करते हैं उन्हें, और इस बार उनकी भी शायद यही ख्वाहिश हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मुंह तोड़ जवाब था बुनियाद महसूस की सूरत में वो भूले नहीं होंगे, और इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करने की वो मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं करेंगे। और उनको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने ऑपरेशन बेदवा में कैसे तब्दील किया था। तो इस बार अगर कुछ शरारत करेंगे तो पहले से ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और लेकिन हमें समझना चाहिए वहाँ पर मौजूद जो मुसलमान हैं उनको अपनी लॉयल्टीज़ शो करने के लिए मोदी सरकार को इस तरह के मशवरे देने पड़ते हैं कि जी हम आपके बड़े वेल विशर हैं, लेकिन कोई ना तो पाकिस्तान वेनेजुएला है, ना भारत अमेरिका है, और इस तरह की कोई शरारत हुई तो पहले से ज़्यादा खतरनाक जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि खेल के मैदान में क्या हो रहा है और हमारी जो जूनियर टीम है अंडर 19 वो क्या कारनामे सर अंजाम दे रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको नाज़रीन। और तेल से मालामाल वेनेजुएला की अगर बात करें तो इस वक्त शदीद मुआशी और सियासी अस्करी बहरान की लपेट में है, जहां अमरीकी फौजी कार्रवाई के बाद न सिर्फ दाखिली सूरत हाल मजीद बिगड़ चुकी है बल्कि आलमी सियासत में भी भौचाल आ चुका है। और लोग इस वक्त ये भी बातें करें, माहिरीन ये भी कहते हैं कि खुद वहाँ की अस्करी कुव्वतों ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को अमरीका के हवाले किया है। जी हाँ, और अंदर की जासूसी के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। सदारती गार्ड्स कहाँ थे, उनकी फ़ौज किधर थी, उनकी फ़िज़ाया किधर थी, उनके जदीद तैयारे, वो सारी जो फैसिलिटीज़ मुल्क रखता है, ओन करता है, उसको अपने सदर के दिफा के लिए क्यों कर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। आपको वेलकम कहेंगे अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस, ये कानून अब राइज हो चुका और इसका देखा देखी तो फिर पूरी दुनिया का माहौल ख़राब करने के मुतरादिफ है। और वो दावे वादे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि जी मैं 8 महीने में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, अब तो वो जंगों को हवा देने वाले बन चुके हैं। तो अब भी क्या वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए? और इसका ड्रॉप सीन क्या होगा? अब तो वो ग्रीनलैंड हथियाने की बात कर रहे हैं, वो क्यूबा के अंदर कह रहे हैं कि रिजीम चेंज होने जा रही है, और ये तो वही प्लान है या वही माइंड सेट है जो कि हम देखते हैं नेतन्याहू का या नरेंद्र मोदी का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर जी। बिल्कुल ये एक गलत प्रेसिडेंट्स है और ये गलत रवायत जो है वो एक सेट की गई है। इसका मतलब ये है कि कल को रूस को भी इजाज़त होगी कि वो किसी मुल्क में जाके इस तरह का फौजी ऑपरेशन करे और किसी मुल्क के सदर को उठा ले। फिर इसी तरीके से जो है वो इंडिया को भी इजाज़त होगी और जो मतलब इस खेल में आना चाहेगा, चीन भी चाहेगा तो वो भी यही करेगा। ये गलत प्रेसिडेंट्स है। पहली बात ये है
कि मैं नहीं जानता कि वेनेजुएला के सदर जो हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये तो उनकी कौम बेहतर जानती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो 2013 से जो है वो मुसल्लत थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ लोगों की हालत-ए-ज़ार जो है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन हालत-ए-ज़ार तो अमेरिका में भी अच्छी नहीं है और वहाँ के 70 लाख लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर खड़े हैं और वो ये कहते हैं कि गज़ा के ऊपर जो है वो आप जुल्म बंद करें। वो ये कहते हैं कि इज़राइल फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट का नारा आपने लगाया था। वो ये भी कहते हैं वहाँ 1 मिलियन लोग जो कि पाइपों में रहते हैं अमेरिका के अंदर, उनकी भी हालत-ए-ज़ार अच्छी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? क्या उनके खिलाफ इसी किस्म का कोई ऑपरेशन किया जाए? ये गलत है। फिर दूसरी बात यह है कि क्या मुकदमा चलाया गया? क्या आलमी जो इतने फोरम्स बैठे हुए हैं, बेहतर है उनको ताला लगा दिया जाए, क्योंकि अगर आलमी फोरम्स जो कि यूनाइटेड नेशन की शक्ल में है, सिक्योरिटी काउंसिल की शक्ल में है, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा वहां पेश हुआ? क्या सबूत शवाहिद दिए गए? देखिए ये गलत रवायत है और मेरे ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तान ने इस मामले पे सपोर्ट किया है, इससे पाकिस्तान की एक आज़ाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी अक्कासी जो है वो नजर आती है। अब जो इसमें अहम बात है, सबसे सवाल अहम कि ये सिलसिला कब रुकेगा और ये क्यों किया गया, इसके पीछे मुहर्रकात क्या है? देखिए इसके पीछे मुहर्रकात जो है वो शुरू होते हैं 3 सितंबर 2025 से, जब चाइना जो है वो परेड करता है, अपनी मिलिट्री परेड, दुनिया के अंदर ऐसी परेड ना देखी न सुनी। और वो परेड जो है उसमें सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है बल्कि यूनिपोलर से दुनिया मल्टीपोलर दुनिया जो है वो हो गई, यानी कि रूस और चीन जो है वो भी अब सुपर पावर का दर्जा रखते हैं। वो दिन था 3 सितंबर और उसके बाद 8 सितंबर को अचानक कतर के ऊपर इजराइल हमला कर देता है फॉर नो गुड रीजन, ताकि ये बताया जा सके कि अरब दुनिया अभी भी अमेरिका की जो अजारादारी है, हेजमनी है, उसके अंदर है और उन्होंने साबित करके दिखाया। उसके बाद जो है वो अब वेनेजुएला की बारी आई, ईरान के ऊपर हमला किया गया। ईरान के ऊपर हमला क्यों किया गया? क्योंकि इजराइल जो था उसने मार खा ली थी, पूरा इजराइल में खौफ व हिरास था, उनका मोसाद का हेडक्वार्टर, उनका आर्मी हेडक्वार्टर, उनका डिफेंस सिस्टम, उनके जो डेविड स्लिंग सिस्टम था, आयरन डोम था, सब के सब जो है वो मार खा गए थे। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो सदर्न अमेरिका है, यानी कि वो नॉर्थ अमेरिका है और बाकी जिनको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, इन मुल्कों के ऊपर उनकी हेजमनी कायम की जा सके। आप 1983 से लेके 1989 तक जनरल नोरिएगा था पनामा का, वो इनके साथ बाकायदा मिल के काम करता था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है। गूगल के अंदर आप जाएं पता चले तो वो ये कहते हैं कि ये अमेरिकन एजेंसीज के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिल के जनरल नोरिएगा जो था वो ड्रग्स का काम करता था। और ये मैं एक और किताब है कि CIA ड्रग वॉर्स। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें जो हैं ये आखिर कोई बात आ रही है ना? जनरल मैक्रिस्टल था जो अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा जो है वो फोर्सेस कमांड था और बाद में वो CIA का हेड बन गया था। करप्शन की चार्जेस पे और ड्रग इन्वॉल्वमेंट के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर उसका किरदार था उस पर निकाला गया 2020 और 2022 के दरमियान। इन 2 सालों में जब वहाँ अमेरिका मौजूद था, दुनिया का सबसे बड़ा नारकोटिक्स ट्रेड जो था वो वहां से अफगानिस्तान की सरजमीन से चला। 93% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो फिर हमीदुल साहब क्या कहा जाएगा इसको? क्या ये रजीम चेंज की कोशिश तो नहीं हो सकती, या फिर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो तो बेबुनियाद ही साबित होंगे, क्योंकि वो खुद भी इस बात से इनकारी हैं और इसके कोई शवाहिद भी मौजूद नहीं है। तो फिर क्या ये तेल पर अपना असर और रसूख कायम करना है, उसको अपने कंट्रोल और कब्जे में लाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वसी ज़हायर मौजूद है वहाँ पर तेल के? तो क्या कहा जाए, रजीम चेंज कहा जाए, तेल के ज़हायर पर कब्जा कहा जाए, या फिर वाकई वो इन इल्ज़ामात पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं निकोलस मादुरो पर वो सच साबित हैं, वो सच्चे हैं? क्या कहा जाएगा इसको? देखिए सदर निकोलस माडुरो जो है वो आपने उनके चेहरे के ऊपर इत्मीनान देखा था कि जब वो जिस तरीके से शुरू में तो वो घबराए, लेकिन बाद में उनके चेहरे पे इत्मीनान देखें। देखिए मसला यहाँ यह है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर जो तेल के ज़खायर हैं सबसे ज्यादा वो वेनेजुएला के पास हैं। 330 अरब
बैरल जो है वो जी। उनके पास मौजूद है। और ये जो तेल की क्वालिटी है ये खास किस्म का तेल है, इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो पेट्रोल वाले तेल से ज्यादा होते हैं और डीजल इससे निकाला जाता है। और ये कंपनियां जो डीजल पे स्पेशलाइजेशन करती हैं ये कंपनियां अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और सदर ट्रंप ने आते ही उन कंपनियों को कहा है कि इनको जो है वो वहां काम करने का जो है वो मौका दिया जाए ताकि ये कंपनियां काम करें। अब आपको खेल समझ आ गया। ये जो अपनी मर्जी की रिजीम, मैं रिजीम पे आपके बात करना चाहूंगा। रिजीम चेंज करने का मतलब क्या है? रिजीम चेंज करना, आपको याद है इराक में ये रिजीम चेंज करना चाहते थे सद्दाम हुसैन के खिलाफ और कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और बाद में टोनी ब्लेयर ने ये रिपोर्ट दी और वर्ल्ड बैंक जो IMF की रिपोर्ट आई कि वहां कोई जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था वो नहीं था। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस बात को वेट किया। नतीजा ये निकला कि 10 लाख लोग आपने 550 बंदा फी रोज के हिसाब से मार दिया। उस इराक का बेड़ा गर्क कर दिया जो कि कभी जो है वो वहां मैं इसी तरफ आना चाह रहा था अब्दुल्ला साहब कि ये जो रविश है, अब अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर जिस शहर में है, न्यूयॉर्क का, वहाँ पर उसे सड़कों पे घुमाया जा रहा है। वेनेजुएला के सदर को ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? एक तो गिरफ्तार करना, एक मुल्क के तमाम तर मादनियात पे, तेल पे काबिज होना और उसका इजहार भी करना और फिर आगे भी बताना कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करूँगा, क्यूबा में भी मसाइल हैं और भी जगहों के नाम लिए जा रहे हैं। तो ये जो रविश है ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? और वो वोटर्स जिन्होंने इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था कि ये अमन लेकर आएंगे, ये तो जंगें शुरू करवा रहे हैं और ये जो बुनियाद रखी जा रही है ये इतनी जल्दी तो ख़त्म होने वाला मामला नहीं है, तो इसमें कौन मुदाखलत करता आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा से तो हम तवक्को नहीं कर सकते, हमने गज़ा में देख लिया उनकी कितनी वहाँ पर मानी गई है। तो फिर क्या रशिया और चाइना इस ग्रेटर, इस बड़े प्लान में शामिल होने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये किसी जंगी अजीम में तब्दील हो सकता है। अभी शिमाली कोरिया ने जो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया है तो ये तो आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। देखें, जो लोग तो इनके सामने खड़े हो जाएंगे, ये इनका पुराना मोटो है, इफ यू कांट बीट समवन जॉइन देम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीन का जो किरदार था मशरिक वुस्ता की सूरत हाल के बाद और खास तौर पे जो कतर के अंदर हुआ वो मेरे ख्याल में मायूस कौन था, सच्ची जो बात है। और अगर वो वहां खड़े होते, स्टांस लेते तो वाकई वो अपने आप को सुपर पावर के तौर पर असर्ट करते हुए नजर आते। ठीक है कि रूस ने यूक्रेन के मामले पे जो है वो अलास्का कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बहुत कामयाबियां हासिल की, लेकिन इस सब के साथ जो है ये सिलसिला रुक नहीं रहा। अपनी मर्जी की रिजीम आपने लीबिया में चेंज कर दी, अपनी मर्जी की रिजीम आपने जो है इराक में चेंज कर दी, ईरान के ऊपर आप धमकियां दे रहे हैं, बाकी ममालिक को आप धमकियां दे रहे हैं। ग्रीनलैंड की आपने बात की, कनाडा के ऊपर जो है वो बकायदा जस्टिन ट्रूडो और उनके आपस में ताल्लुकात खराब हो गए, ट्रेड टैरिफ वॉर जो है वो शुरू कर दी और कहा कि जनाब ये भी मेरा इलाका है, वो भी मेरा इलाका है। और अब मैं आपको, ये तो एक बात है, मैं मजे की आपको बात बताऊं, जापान और साउथ कोरिया दोनों इनके बड़े इत्तेहादी हैं। वहां जितनी जमीन, तकरीबन 11 अड्डे वहां साउथ कोरिया के अंदर है और जापान के अंदर है। इन्होंने कहा है कि तमाम की तमाम जो वहां एक जगह 35,000 फौज है, एक जगह 50,000 फौज है। कहते हैं कि हमें $8 बिलियन नॉर्थ जो साउथ कोरिया है वो हमें दे और वो जो जमीन जो अड्डे जिधर मौजूद है वो भी हमारे नाम पे कर दे। और इसी तरह जापान में जो है इन्होंने $19 बिलियन मांगे हैं 50,000 फौज के लिए और कहा है कि सालाना दो और वो जो जमीन है वो भी अमेरिका के हवाले कर दो। अब आप मुझे बता सकते हैं, अब आपको समझ आ रही है कि बात कहाँ जा रही है? एक्सपेंशनिज्म की डिजाइन है, अपनी हेजमनी को कायम करना है। दे वांट टू असर्ट देमसेल्व्स कि हम सुपर हमीदुल साहब, ये जो केस चलाया जा रहा है निकोलस मदुरो पे, इसकी कोई बुनियाद या तुक नहीं बनती है और फिर जिस तरह से उन्हें पेश किया जा रहा है, फिर 2 महीने के बाद समाअत अगली मुकर्रर की जा रही है, तो फिर ये तो सारा कुछ एक गेम प्लान है और उसी का हिस्सा है। वो अपने आप को बेकसूर साबित भी कर दे, उनके तमाम शवाहिद उनके हक में भी हों, तो भी शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा इस बात का, क्योंकि जो प्लान ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं वो उसी के मुताबिक चलेंगे, चाहे वो जितना भी मर्जी बेकसूर अपने आप को साबित करते रहे। देखें, वो कहाँ मुकदमा चलेगा? कोई मीडिया के ऊपर दिखाया जाएगा? उसामा बिन लादेन की बात कर लें, क्या मीडिया पे मुकदमा चला? क्या किसी ने शवाहिद देखे? क्या किसी को सबूत मिला? ये कोई बते क्यों? मतलब जब अभी ये वाकया हो रहा था, अभी पहला जहाज ही लगा था, अफसोसनाक वाकया था, पहला जहाज लगा था और मुझे बताएं कि उसी टाइम पे उन्होंने कहा कि ये अलकायदा ने किया। कैसे पता चल गया उनको? ये 10 मिनट के अंदर जो मीडिया ने, CNN ने और बाकी फॉक्स न्यूज ने, वो कैसे बता दिया कि ये काम जो है ये उन्होंने किया हुआ है और फिर उसके बाद जो है वो दीगर नाम आना शुरू हो गए। तो आपने अफगानिस्तान को उधेड़ दिया, आपने जो है दुनिया को रौंद दिया, आप जो है वो वियतनाम में चले गए, आप हेटी में चले गए, आप सोमालिया में चले गए, आपने किसी मुल्क को जो है वो नहीं छोड़ा।
तो ये तो फिर इसका मतलब है कि ये अगर चीन और रूस अगर बैठे रह गए तो आई एम सॉरी, लेकिन जो रेजिस्टेंस अब्दुल्ला साहब सोमालिया ने दिखाई थी, वेनेजुएला ने तो वो भी नहीं किया। जो इंटरनल वीकनेस है वो किस कदर तशवीशनाक है, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, एक मजबूत फिजाया, इतनी बड़ी तादाद में आपकी फ़ौज होने के बावजूद क्या फ़ायदा हुआ जब आप अपने सदर का दिफा नहीं कर सके। अगर थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई जाती, वो डेल्टा फोर्स जो आई है, जो पैची हेलीकॉप्टर्स आए हैं, अगर उन्हें निशाना बनाया जाता तो फिर अगले कुछ सालों तक तो सुकून होता। अमेरिका को लगता है ये तो सब कुछ मिली भगत से हुआ, इंटरनल भी पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया। जी, वो ब्लैक हॉक डाउन जो है सोमालिया में जो हुआ था, वो उसके ऊपर फिल्में बन गई थी और आज तक जो है वहाँ जो लोगों को घसीटा गया था सड़कों के ऊपर, तो वो तो फिर इनको जो है वो मैंने आपको दे हैड अ ब्लडी नोज ओवर देयर। इसी तरह वियतनाम में क्या हुआ था, जनरल वेस्टमोरलैंड था और वो वहाँ हार के आखिरी टाइम पे 5 लाख फौज जो है वो हेलीकॉप्टर के पैड्स के साथ लटक के जो है वो भागी थी। तो ये भी हकायक हैं। लेकिन इसके अंदर जो वेनेजुएला की सिचुएशन है, मैं कोई डाउट नहीं है, जो अभी तक मेरी इतलात हैं, वेनेजुएला का आर्मी चीफ जो था वो कंप्लीट सेल आउट था। उसने तमाम सिक्योरिटी सिस्टम जो 10 दिन पहले सदर के पैलेस के ऊपर जो है वो इंस्टॉल किए गए थे, देखें घर का बेटी लंका ढाता है, हकीकत ये है। आपके भी क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर आपका अपना मुजीब जो था वो गद्दार निकल गया और मुक्ति बानी के अंदर जो है वो एक किरदार बना, लेकिन तारीख ने साबित कर दिया कि वो गद्दार था और पाकिस्तान का 2 कौमी नजरिया जो था आज वो वहाँ जिंदा है। ये सारी चीजें जो हैं वहाँ जो उनका सिस्टम थे, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थे, चाइनीज और रशियन जो मिसाइल सिस्टम थे, भाई सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन अगर वो उनको चलाने वाला ही जो है वो ऑर्डर ना दे या उसको बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, तो फिर क्या होगा। ये जो चीजें हैं ना, इनको बहुत गौर तलब जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मकसद यहाँ सिर्फ इतना सा कहने का है कि ये जो अपनी मर्जी और अपनी मसलक के, अपनी मर्जी का, अपनी जो मंशा का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, ये सिस्टम रुकेगा नहीं। और अगर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, अगर ये सिलसिला रुकेगा नहीं तो अगर आप किसी भी मुल्क के सदर पर इस तरह से धावा बोल सकते हैं, कोई भी मुल्क अपनी रसूख दिखा सकता है, तो क्या नहीं समझते कि अगला सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकते हैं, अमेरिकी सदर भी हो सकते हैं? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि किसी भी मुल्क के आप अंदर दाखिल हो सकते हैं और उसके सदर को इस तरह से अरेस्ट करते हैं और आप अपने मुल्क में ला सकते हैं। नहीं समझते कि आने वाले दिन में ये भी हो सकता है? पूरी दुनिया में तशवीश की लहर है जी। और फिर ये देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड यूनाइटेड अगेंस्ट जो है वो वन नेशन हो जाए। फिर ये देखें, क्योंकि अभी भी जो नजर आ रहा है ना, और अंडर इम्प्लोजन का भी खतरा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर आप कहें कि जेन ज़ी जो है बेदार हो गई है वो मशरिक के अंदर, तो मगरिब की सड़कें भी जो है ना वो जेन ज़ी ने जो है अपनी जो है वो दिल से छाप है, अपने मार्चों से जो है वो छाप दी है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में अब्दुल्ला साहब, हमारा किरदार अभी तो यकीनी तौर पे हम इसकी हिमायत तो कतई नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इस पे क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी कानून जो है वो अगर उसके ऊपर उसका इतलाक़ ना हो और कोई कानून से मावरा काम किया जाए, उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता पाकिस्तान समेत कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। और यही वजह है कि every eyebrow in the world is raised today because of this aggression, this aggressive policy, this policy of आप जिसको कहते हैं कि हेजमोनिक पॉलिसी। ये चीजें काबिल कबूल नहीं हो सकती, ये गलत है। एंड टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। आपको मुकदमा चलाना चाहिए था, आपको चाहे और कुछ नहीं तो अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलाते, आपने नहीं चलाया। आपने जो है वो लोगों को पकड़ा, आपने जो है ह्यूगो चावेज से लेके जो 1999 से जो है 2013 तक उसका भी मसला अमेरिका के साथ चल रहा था। अच्छा, वो भी क्या ड्रग्स में मुलविस था, वो भी जो है वो भी ऑयल की बात कर रहा था कि अमेरिका की नजर हमारे तेल के ज़खायर के ऊपर है, वो अपनी हेजमनी जो है वो कायम कर। ये इसको 2 महीने बाद समाअत को मुकर्रर किया जाना, अब अगली समाअत मार्च में है, तब तक क्या होगा इस दौरान? और इस दौरान जो मफादात हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या वो हासिल कर पाएंगे और उसके बाद रिलीज किया जाएगा? इसकी अगर हम देखें ड्रॉप सीन, तो वो क्या होने वाला है निकोलस मादुरो के हवाले से और उनकी मिसेस के हवाले से? देखिए, निकोलस मादुरो और उनकी बेगम जो है उनको एक बेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उनको जो है एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अपने मकासद इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये तो वही है ना, ये अहमद अल शरा जो प्रेसिडेंट सीरिया हैं, उनको कल तक क्या कहते थे? दहशतगर्द।
और आज किसको वेलकम कर रहे हैं? तो क्या कल गलत थे या आज गलत है? ये जो तालिबान को कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं और उनके ऊपर चढ़ दौड़े थे अफगानिस्तान में, और आज तक पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगत रहा है। आप ये बताइए कि फिर दोहा में ये किसके साथ बैठे थे? दहशतगर्दों के साथ। ये तो कहते हैं कि हम तो दहशतगर्द के साथ बैठते ही नहीं है, इनका तो कानून ही नहीं है। और फिर बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? आलमी दहशतगर्द, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दहशतगर्द करार दिया है। उसके साथ क्या बैठते हैं? उसके साथ क्या सपोर्ट करते हैं? जो इंसान का जेनोसाइड कर रहा है वहां, ये गलत है। ये जंगल का कानून नहीं होना चाहिए। माइट इज राइट का जो कानून है वो कहीं पे भी नाफिज नहीं होना चाहिए। लास्टली हमने पड़ोसी मुल्क में देखा है कि एक बार फिर से वहाँ पे जो रिवायती अंदाज है वो अपनाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा झूठ के ज़रिए वो करते तो हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की तरफ से एक मजमे में ये मशवरा दिया जा रहा था मोदी जी को कि मोदी जी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट मडोरो को उठाया है अंदर कार्रवाई करते हुए, तो 26/11 के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें पाकिस्तान से उठाने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। तो इस तरह के मशवरे वो मोदी जी को फंसाने के लिए दे रहे हैं, ट्रैप में लाने के लिए दे रहे हैं, या फिर अपनी लॉयल्टीज़ शो करने के लिए? क्योंकि हमने देखा कि बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वहाँ पे जो भारत में मुसलमान हैं अपनी लॉयल्टीज़ शो करने के लिए। तो ये मशवरा आपको किस सिनेरियो में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बॉम्बे अटैक के लोग तो वो कई दफा उठा चुके हैं। वो फिल्मों में जरूर उठाते हैं और पूरे पाकिस्तान को एक बंदा बांध के ले आता है। हाँ, ये अलहदा बात है कि फिर अभिनंदन जूते खा के जाता है। तो ये अलहदा बात है कि उनको फिर बुनियाद मरसूस में वो मार पड़ती है कि वो जख्म चाटते चाटते जो है वो थक जाते हैं, लेकिन जख्म से खून रिसना बंद नहीं होता। पूरी दुनिया में रसवाई होती है। तो कोशिश करके देख लें, आ जाएं, बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। हमारी तो चाय इस टाइम पे वैसे ही जो है वो चढ़ी हुई है। और वैसे हमारी मेहमान नवाजी तो बड़ी मशहूर है ना, अभिनंदन में भी तारीफ की थी। खाना खिलाएंगे जनाब, बहुत अच्छा खाना हमने तैयार किया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो इस वक्त भारत की भी ख्वाहिश हो सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो करते हैं वो बहुत भी करते हैं उन्हें, और इस बार उनकी भी शायद यही ख्वाहिश हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मुंह तोड़ जवाब था बुनियाद मरसूस की सूरत में वो भूले नहीं होंगे, और इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करने की वो मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं करेंगे। और उनको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने ऑपरेशन बेदवा में कैसे तब्दील किया था। तो इस बार अगर कुछ शरारत करेंगे तो पहले से ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और लेकिन हमें समझना चाहिए वहाँ पर मौजूद जो मुसलमान हैं उनको अपनी लॉयल्टीज़ शो करने के लिए मोदी सरकार को इस तरह के मशवरे देने पड़ते हैं कि जी हम आपके बड़े वेल विशर हैं, लेकिन कोई ना तो पाकिस्तान वेनेजुएला है, ना भारत अमेरिका है, और इस तरह की कोई शरारत हुई तो पहले से ज़्यादा खतरनाक जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि खेल के मैदान में क्या हो रहा है और हमारी जो जूनियर टीम है अंडर 19 वो क्या कारनामे सर अंजाम दे रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अंडर 19 क्रिकेट में उनकी सलाहियतें बेहद शानदार हैं, और आज पाकिस्तान अंडर 19 टीम अपने मुखालिफ टीम जिम्बाब्वे के साथ 3 मुल्की सीरीज़ का फाइनल मैच खेलने जा रही है। तुम्हारी बेस्ट विशेस पाकिस्तानी टीम के लिए। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान ने हाल ही में भारत को भी शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप अपने नाम किया है। अब वो एक टाइटल के लिए, एक और टाइटल के लिए पुराज़म है। तो क्या कुछ होने जा रहा है हम जानेंगे। हमारे साथ चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे चौधरी साहब आपको। चौधरी साहब आप ही से जानेंगे सेहरा किसको जाता है इस कारकर्दगी का। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अंडर 19 के अंदर बैटिंग लाइन हो, बॉलिंग लाइन हो, सारी मुतासिर कुन है। और वो सिर्फ समीर मनहास ही क्यों ना हो, साथ ही साथ हम उस्मान खान को देखते हैं, उनकी बैटिंग बड़ी शानदार रही है। बॉलर्स हमारे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका सेहरा किसको जाता है और आज क्या हिकमत अमली लेके जाएं ताकि एक और टाइटल जीत सके? विशाल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि ये वो अंडर 19 टीम है जिसको एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले कोई इंटरनेशनल टीम वक्त नहीं दे रही थी कि इनके साथ खेला जाए ताकि इनको तैयारी का मौका दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश करके वर्ल्ड कप जो अब 10 दिन बाद यहीं पर वर्ल्ड कप खेला जाना है, और पाकिस्तान टीम के लिए ये सह अफ्रीकी सीरीज़ का इनकाद किया आज, जिसमें मेज़बान जिम्बाब्वे और अफ़गानिस्तान की टीमें शामिल थी। और बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे खिलाड़ियों ने जो रिदम पकड़ा है एशिया कप में दुबई में, और उसके बाद उनका रिदम अभी तक तो बरकरार है। अल्लाह ताला नज़रें बस से बचाए हमारे इन नौजवान स्टार्स को, ताकि नींबू और मिर्चें वार देनी चाहिए। हाँ, मिर्चें भी वारनी चाहिए और बहुत कुछ वारना चाहिए। वैसे तो इन पर पैसों की बहुत बड़ी निछावर हो चुके हैं।
करोड़ों रुपया इनको अब मिल चुका हुआ है। देखें एशिया कप आपने जीता, भारत को फाइनल में हराया और हुकूमत ने आपकी भरपूर वो हौसला डिजर्व भी करते हैं, बिल्कुल और जीता है वो डिजर्व भी करता है। देखें यही मौके होते हैं कि आप अपने प्लेयर्स की हौसला अफजाई करें ताकि वो मुस्तकबिल में मजीद खेल की तरफ तवज्जो दें कि हमें इसकी वजह से ये पैसा या इनाम मिला। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस है ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आगे? वर्ल्ड कप भी आ रहा है, जिस तरह हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे। एक तो दोनों के अंदर रैंकिंग या फेवरेट इसको कहा जाए, माहिरीन की तरफ से किसको करार दिया जा रहा है आज के फाइनल मैच के लिए, और फिर ये कितना हेल्पफुल होगा बड़े इवेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए? जिन्हें देखें अभी तक तो हमने एशियाई टीमों के साथ खेला है, हमारी इस अंडर 19 टीम से, और पहला मौका हुआ कि अफ्रीकन टीम जिम्बाब्वे के साथ खेला है, फिर अफगानिस्तान के साथ जैसे अफ्रीकी सीरीज़ के लिए। अब हमारा जो असल इम्तहान है वो वर्ल्ड कप में होगा, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुनिया की बेहतरीन टीमें, दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं और वो भी तैयारी के साथ आई हैं और उन्होंने इस इवेंट की तैयारी के लिए अपने मुख्तलिफ ममालिक के साथ सीरीज़ भी खेली। तो जब ये सीरीज़ खेल के वो बड़ी टीमों के साथ ऊपर आए हैं तो उनके साथ मुकाबला करने के लिए हमारे इन शहीनों को ऑल आउट परफॉर्म करना होगा, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दोनों। वैसे तो समीर मिनहाज जो हैं वो हमारे हीरो हैं और हमारे वो हीरो इसलिए भी हैं कि वो रन्स पर रन्स करते जा रहे हैं, संचियों पर संचियां कर रहे हैं, तो लिहाजा बेहतरीन फॉर्म में बेहतरीन फॉर्म में है। इसी तरह जो फास्ट बॉलर हमारे मोहम्मद अली हैं और वो भी एक अच्छी फॉर्म में है और हम समझते हैं कि वो यहाँ पर उस्मान खान बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो जब हमारे ये खिलाड़ी एक अच्छी फॉर्म में है तो वर्ल्ड कप में हमसे इनसे बहुत सारी अच्छी तवक्कुआत भी व्यवस्था कर ली हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब हमारे इन नौजवान खिलाड़ियों ने मुस्तकबिल में नेशनल टीम का हिस्सा बनना है, तो यहीं से इन्होंने परफॉर्म करना है, तो ये पूरी कौम की नज़रों में आएंगे। अच्छा चौधरी साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आगे आने वाला जो बड़ा इवेंट है उसके अंदर बड़ी टीमें होंगी, डेफिनेटली उनकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा होगी, आप क्या समझते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अभी तक इतनी अच्छी तो रही है, इतनी मुतासिरकुन तो है कि हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारी टीम किसी को भी टक्कर दे सकती है? तो आने वाला टाइम क्या उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि किस टीम से हमें ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा और उसके लिए हमें ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी और ज़्यादा अच्छे तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा मैदान में? विशाल, अगर मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनके ये यंगस्टर हैं वो बहुत अच्छी और तैयारी के साथ आते हैं। अच्छा। तो ये हमारे लिए टीमें जो है ना वो टफ टाइम दे सकती हैं। भारत को आपने देखा कि हमने एशिया कप में हराया, भारत के साथ भी अगर पाकिस्तान का मुकाबला आता है तो अच्छा मुकाबला होगा और यहाँ पर क्योंकि भारत पाकिस्तान से हारा हुआ है, वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को किसी भी हिकमत अमली तय करके पाकिस्तान को हराया जाए। लेकिन हमारे भारत की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होती है, हमेशा हम देखते हैं कि भारत से हम लोग अभी जो हमारे नेशनल टीम के भी मुकाबले हुए हैं हमने मात खाई है, लेकिन जो अंडर 19 टीम की परफॉर्मेंस थी उनकी वैसे लगा जैसे वन साइडेड मैच हो रहा है, तो हमें उस हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे खिलाड़ियों के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर, कि हम एक शानदार टीम लेकर जा रहे हैं मैदान के अंदर, क्योंकि भारत को अगर हरा सकते हैं तो फिर इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं, फिर दूसरी टीमों को भी हरा सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भारत से लीग मैच बहुत बुरे तरीके से हारे थे। जो लीग मैच हम बहुत बुरे तरीके से हारे थे, हमने फाइनल में उनको बुरे तरीके से हराया। तो हमारी जो नेशनल टीम हो, अंडर 19 टीम हो, जब तक ये इनके बैट्समैन बोर्ड पर बड़े रन नहीं बनाएंगे, जो बॉलर्स हैं उसका दिफा नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत अरसे तक हमारी जो नेशनल टीम की कारकर्दगी या इंटरनेशनल लेवल पर हमने जो इवेंट्स भी जीते हैं वो बॉलर्स की कारकर्दगी पर जीते हैं। तो लिहाजा जब तक बल्लेबाज बड़े रन्स नहीं बोर्ड पर करेंगे तो बॉलर्स जो है ना वो उसका दिफा करने में नाकाम रहेंगे। आपने एशिया कप का फाइनल भी देखा कि हमने तकरीबन 350 रन बनाए, तो वो 350 रन का फिर दिफा करना बड़ा आसान था, एक प्रेशर हरीफ टीम पर हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमें वर्ल्ड कप में बड़े रन्स बोर्ड पर बनाने होंगे और हमारे बल्लेबाजों को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और ताकि हरीफ टीम के लिए दबाव पैदा हो और हमारे बॉलर उसका भरपूर फायदा। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी अंडर 19 टीम ना सिर्फ फाइनल जीते बल्कि वर्ल्ड कप के अंदर भी धाक बिठाए, पूरी दुनिया को पिछाड़े। हमारी नेशनल टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और पहला T20 कल खेला जाएगा। क्या तवक्कुआत हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? स्क्वाड के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई जो बेहतर की जा सकती थी? देखिए जी, श्रीलंका के खिलाफ ना हमारे पास शहंशाह अफरीदी है, ना हारिस रऊफ है, ना बाबर आजम है, तो ये इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो इब्तदाई में रखा गया है और यहाँ पर कुछ यंगस्टर को भी मौका दिया गया है। तो ख्वाजा नाफिज जैसे उनकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी तारीफ़ की जा रही है कि वो एक उभरता हुआ एक अच्छा पाकिस्तान का स्टार खिलाड़ी है। कि उसका इम्तहान होगा अगर उसको मौका यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि ये जो श्रीलंका हमने स्क्वाड भेजा है इसमें 3 विकेट कीपर बैट्समैन हैं
साहबजादा फरहान है, आपका उस्मान खान है और ये जो आपका ख्वाजा नाफे, ये तीनों विकेट कीपर बैट्समैन है। तो देखना यह है कि ख्वाजा नाफे को तीनों को यूटिलाइज भी किया, हाँ मौका भी मिलता है, क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज है, आप कितना मौका देंगे? एक मैच सारों को देते हैं। एक मैच सारों को नहीं, अगर आपने वाकई इनको मौका देना है तो फिर किसी भी खिलाड़ी को तीनों मैच मिलना चाहिए। अच्छा, वैसे चौधरी साहब, ये वर्ल्ड कप से पहले की तैयारी है हमारी, और हमने श्रीलंका में ही हमारे जो मैचेस हैं वो होंगे भारत के अगेंस्ट, जो भी हमने खेलने हैं और टीमों के साथ हमने खेलने हैं, तो हमें एक ऐसा स्क्वाड तरतीब नहीं दिया जाना चाहिए था जो आगे वर्ल्ड कप में भी हमारा उसकी तैयारी वहीं पर उसी ग्राउंड के ऊपर होती और उनको उनका एक्सपेरिमेंट का उनके मौका भी मिल जाता। नहीं समझते कि ये जो अभी स्क्वाड तरतीब दिया गया इसको उसी तरीके से तरतीब दिया जाना था चाहिए था, या इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है? इशाल, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि श्रीलंका का जो दौरा है वो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए था और पाकिस्तान ने श्रीलंका में ही अपने मैचेस खेले थे, लेकिन पाकिस्तान के ये जो 3 खिलाड़ी हैं बिग बैश लीग खेल रहे हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मुआहदा ये तय पाया था कि हम अपने खिलाड़ियों को NOC दिया था कि वो पूरी बिग बैश लीग खेल के फिर वापस आएंगे, वतन वापस आएंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का दौरा करना है, तो वो दौरा इसी शर्त पर मुमकिन हुआ था कि हमारे खिलाड़ी पूरा बिग बैश लीग खेलेंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ी को वहाँ पर कारकर्दगी तो इतनी अच्छी नहीं है। मासूम बाबर आजम ने 2 निसफ सेंचुरियां स्कोर की है, लेकिन बिग बैश लीग को हमारे खिलाड़ियों की शिरकत ने बहुत हाइप दी। अच्छा, शाहीन अफरीदी वहाँ पे हुए, अनफिट हुए, जमान खान ने रिप्लेस किया उनको, इस तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं BBL में? देखिए, BPL में जो जमान खान है वो पहले भी वहाँ पर खेल चुके हैं, अब उन्होंने रिप्लेस किया है शहीन शाह अफरीदी को, और शहीन जो है वो उनका रीहैब नेशनल अकेडमी लाहौर में शुरू हो चुका है। और हमारे लिए और पूरी टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप से पहले शहीन अफरीदी को मुकम्मल फिट किया जाए, जिस तरह की उनकी फिटनेस थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरफेस ऐसी है कि वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स जो है अनफिट हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर एशियाई प्लेयर्स जो है वो वहाँ पर जाके, क्योंकि उनके जो ग्राउंड्स का सरफेस बड़े इवेंट से वो नरम होता है। वर्ल्ड कप से पहले ये रिस्क लेना चाहिए था, हमारे मैनेजमेंट को भी इजाज़त देनी चाहिए थी, खिलाड़ियों को खुद भी एहसास होना चाहिए। वैसे जुनैद, वैसे तो हमारे खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस पर खुद काम करना चाहिए। देखें, दुनिया के टॉप जो प्लेयर्स हैं वो अपने लिए फिटनेस ट्रेनर खुद रख, ना कि वो बोर्ड पर, लेकिन हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर पैसा तो भारी डिपेंडेंट होते हैं, भारी तो पैसा लेते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए ट्रेनर का भी इंतजाम कुछ बोर्ड भी करे और सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे। ये नहीं होना चाहिए। प्लेयर्स को आप पैसा कमाते हैं, आप पैसा अपने आप पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना पैसा आप अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे आपका क्रिकेट कैरियर उतना ही लंबा होगा। बिल्कुल सही। बस हम उम्मीद करते हैं कि इवेंट अच्छे से हो और हमारी टीम अच्छे से परफॉर्म करे, चाहे वो नेशनल टीम हो चाहे हमारी अंडर 19 टीम हो। हमारी उम्मीदें हमेशा की तरह क्रिकेट के हमारे प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई भी प्लेयर हो। बहुत शुक्रिया जो साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी टूर का आगाज़ हो चुका है और ट्रॉफी सऊदी अरब के शहर रियाज में पहुँच गई है। उसके बाद इटली के जो स्टार हैं फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो भी रियाज में ट्रॉफी के लिए पहुंचे हैं, ट्रॉफी की रूनुमाई के लिए। और ये ट्रॉफी की रूनुमाई जो है वो अब शुरू तो हो चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत जल्द हमें ये वर्ल्ड कप 2026 के अंदर ही देखने को बिल्कुल। और 150 दिनों की ट्रॉफी टूर में ट्रॉफी 30 फीफा एसोसिएशन मेंबर्स का दौरा करेगी। इस ट्रॉफी टूर का आगाज सऊदी अरब से हुआ है, जो कि 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी करेगा। और ट्रॉफी स्पेन, मराकेश, पुर्तगाल में भी जाएगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप रवां साल जून में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल है। तो फुटबॉल के दीवाने हैं और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला, सबसे ज़्यादा क्रेजी फैंस जो हैं वो फुटबॉल के ही हैं। तो शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है और जगह जगह से जब ये ट्रॉफी गुजरेगी तो इसके चाहने वाले जो हैं इसको करीब से देख सकेंगे और इसे मोहब्बत का इजहार भी। वो फिर रोनाल्डो हो या मेसी हो, उनके चाहने वाले इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हीं की वजह से फुटबॉल जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।